फुश। अथर्व ने अपनी डेंटियन और क्यूई सागर से एक धुंधली सांस छोड़ी और अपनी चमकदार आंखें खोलीं। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह 1 महीने से ज्यादा समय तक इसी तरह खाता रहा तो शायद वह 9वें स्तर के मार्शल मास्टर के दायरे तक पहुंच सकता है। हालांकि मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में एक स्पिरिट मास्टर को ढूंढना मुश्किल होगा और आध्यात्मिक शक्ति के मामले में कुछ देरी भी हो सकती है। आकाश पंख वाला हिमसिंह सीधा उड़ गया और पास में उड़ रहे कुछ राक्षसी जानवरों ने आकाश पंख वाले हिमसिंह की आभा को महसूस कर लिया और जल्दी ही दूर चले गए। इस तरह कई घंटों के बाद अथर्व ने आकाश पंख वाले हिमसिंह को थोड़ी देर आराम करने दिया और फिर चौथे स्तर के मार्शल मास्टर को खा लिया। 7 दिन बाद एक सतत पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में अथर्व ने एक धुंधली सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। वह धुंध राजधानी पर्वत श्रृंखला के खतरनाक क्षेत्र में पहुंच चुका था। ये खतरनाक क्षेत्र छोटा नहीं था। आकाश पंख वाले हिमसिंह को भी इसे पार करने में 3 दिन लग जाते। इस क्षेत्र में पहुंचकर अथर्व थोड़ा घबरा गया। उस समय इस खतरनाक क्षेत्र में उसने व्यक्तिगत रूप से उन कई चौथे और 5वें स्तर के राक्षसी जानवरों की ताकत देखी थी। चौथे और 5वें स्तर पर पहुंचने पर राक्षसी जानवरों को मध्यम स्तर के राक्षसी जानवर माना जाता था। मध्यम स्तर के राक्षसी जानवर मानव भाषा बोल सकते थे और उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। अथर्व को पूरा भरोसा था कि वह एक सामान्य चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर से बच सकता है, लेकिन अगर उसका सामना 5वें दर्जे के उड़ने वाले राक्षसी जानवर से होता तो आकाश पंख वाले हिमसिंह की गति शायद उसके लिए पर्याप्त न होती। इसलिए अथर्व जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। हालांकि अथर्व सचमुच एक चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत उसे नाकाफी लग रही थी। छोटे ड्रैगन के साथ शायद वह मुकाबला कर सकता था, लेकिन छोटा ड्रैगन उस समय आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, इसलिए ये जोखिम न उठाना ही बेहतर था। पूरे रास्ते हवा में उड़ते हुए अथर्व इस खतरनाक इलाके में नहीं रुकना चाहता था। जब वे इस खतरनाक इलाके से गुजरेंगे तो ज्यादा सुरक्षित होगा। इन 7 दिनों के दौरान 3 दिन पहले अथर्व ने एक और चौथे स्तर के मार्शल गुरु को निगल लिया था, जिससे एक 5वें स्तर के मार्शल गुरु और 2 चौथे स्तर के मार्शल गुरुओं का भक्षण हो गया। उसकी साधना शक्ति अब 7वें स्तर के मार्शल गुरु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी और उसकी शक्ति में फिर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। क्या ये टूटने लगा है? खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करने के दूसरे दिन अथर्व, जो आकाश पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर साधना कर रहा था, अचानक भौचक्का हो गया। उसकी बाहों में छोटा ड्रैगन छटपटाने लगा और उसके शरीर के चारों ओर की आभा फैलने लगी। स्नोलान, चलो नीचे चलते हैं, अथर्व ने कहा। ऐसा लग रहा था कि लिटिल ड्रैगन टूटने की कगार पर है और उन्हें नीचे जाना ही था। लिटिल ड्रैगन के लिए हवा में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। फुश। आकाश पंख वाले हिमसिंह ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और फिर पर्वत श्रृंखला में नीचे की ओर झपट्टा मारते हुए एक घाटी में उतर गया। स्विश। अथर्व की बाहों से एक पीली रोशनी निकली और घाटी में कुछ खरपतवारों पर पड़ी। एक राजसी आभा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। ये छोटा ड्रैगन था जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। उसी समय छोटे ड्रैगन का शरीर पहले से ही एक चमकदार रोशनी में लिपटा हुआ था और एक असामान्य दमनकारी आभा उठने लगी। जैसे जैसे यह आभा ऊपर उठती और कंपन करती, उसमें भय और उग्रता बढ़ती जाती। ऐसा लगता था जैसे यह आभा सीधे लोगों की आत्माओं में प्रवेश कर सकती है। आसपास का आकाश पंख वाला हिमसिंह भी बेचैन होने लगा, लेकिन चूंकि वह लंबे समय से छोटे ड्रैगन के साथ था, इसलिए उसे ज्यादा डर नहीं लगा। अच्छा नहीं, राक्षसी जानवर आ रहे हैं। ठीक इसी क्षण अथर्व की भौहें अचानक फड़क उठीं। मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के सबसे खतरनाक इलाके में हर जगह शक्तिशाली राक्षसी जानवर थे। लिटिल ड्रैगन की आभा दूसरे राक्षसी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी और अथर्व के आध्यात्मिक अर्थ में एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर पहले से ही तुरंत उसकी ओर दौड़ा आ रहा था। स्विश स्विश। घाटी के बाहर जंगल में प्रकाश की एक लाल धारा कई बार चमकी और तुरंत घाटी के बाहर एक बड़ी चट्टान पर जा गिरी। ये वही रक्त छिपकली है। अथर्व ने घाटी के ऊपर बड़ी चट्टान पर उस राक्षसी जानवर को घूरा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसका उसे डर था वह सामने आएगा। ये रक्त छिपकली थी, एक चौथे दर्जे का पृथ्वी तत्व प्रारंभिक अवस्था का राक्षसी जानवर। अथर्व ने पहली बार आते ही इस रक्त छिपकली को देखा था। ये 2 मीटर ऊंची थी और अपनी विशाल पूंछ के साथ ये 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। इसका मुंह बड़ा और चपटा था और इसकी जीभ भी लंबी थी। इसका पूरा शरीर रक्त लाल था, मोटे शल्कों से ढका हुआ था और इसकी आंखें कांसे की घंटियों जैसी थीं। रक्त छिपकली घाटी के बाहर पहुंची, अथर्व की ओर देखा और फिर उस छोटे ड्रैगन को घूरा जो घाटी से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर बहुत आश्चर्य था। जब उसकी नज़र आकाश पंख वाले हिमसिंह पर पड़ी तो वह भी हैरान रह गया। मानव, तुम हम राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें जिंदा ही फाड़ डालूंगा। मानव भाषा बोलते समय रक्त छिपकली की जीभ उसके मुंह में फड़क रही थी। अथर्व को रक्त छिपकली द्वारा मानव भाषा बोलते देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
वह पिछली बार से ही जानता था कि जन्मजात जीन के आधार पर राक्षसी जानवर मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब राक्षसी जानवर चौथे स्तर पर पहुंचते हैं तो उनके शरीर में एक राक्षसी कोर बन जाता है, उनकी बुद्धि पूरी तरह से जागृत हो जाती है और वे मानव भाषा बोलने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि वे 7वें स्तर तक पहुंचने तक मानव रूप में रूपांतरित नहीं हो पाते। रक्त छिपकली, बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। अथर्व की अभिव्यक्ति गहरी हो गई क्योंकि वह अपने सामने रक्त छिपकली को घूर रहा था। उसकी सच्ची क्यूई उसके शरीर के चारों ओर कंपन करने लगी। आप केवल एक मार्शल मास्टर दायरे के मार्शल कलाकार हैं, आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है, रक्त छिपकली ने अथर्व को घूरते हुए कहा। गर्जना गर्जना, आकाश पंखों वाला हिमसिंह दहाड़ा। उसका विशाल शरीर पहले से ही रक्त छिपकली को घूर रहा था। हालांकि वह तीसरे स्तर के मध्य चरण में था, उसका शरीर रक्त छिपकली के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण से थोड़ा बड़ा था। थर्ड स्तर मिड स्टेज, बेचारा स्काई विंग स्नोलैंड ये वास्तव में एक मानव की सवारी बनने की स्थिति में आ गया है। हम ब्लड लिज़र्ड की जीभ फड़क रही थी, थोड़ी ठंडक के साथ बोल रही थी। ब्लड लिज़र्ड, मैं तुम्हें चौथी श्रेणी की एक गोली दूंगा, तुम चले जाओ, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। गोलियों का राक्षसी जानवरों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गोलियों से राक्षसी जानवर भी काफी लाभ प्राप्त कर सकते थे, खासकर ब्लड लिज़र्ड के स्तर पर, जो एक चौथी श्रेणी का राक्षसी जानवर था जिसकी बुद्धि पहले से ही पूरी तरह जागृत थी और वे गोलियों के लाभों को और भी बेहतर जानते थे। हम तुम्हें मारने के बाद भी मैं तुम्हारी गोलियां ले सकता हूं। रक्त छिपकली ने अपनी लंबी जीभ हिलाई, अपनी विशाल पूंछ उठाई और उसका शरीर तुरंत अथर्व की ओर झपटा। हवा के तेज झोंके की आवाज गूंजी। रक्त छिपकली के शल्क खड़े हो गए, जिससे एक ठंडी रक्त लाल रोशनी निकल रही थी और एक भयंकर आभा ज्वार की लहर की तरह फैल गई। गर्जना गर्जना, आकाश पंखों वाला हिमसिंह दहाड़ा। उसका विशाल शरीर तुरंत अपने स्वामी के सामने पहुंच गया। उसके अगले पंजे जोर से उछले और उनके साथ हवा के तेज झोंकों की झड़ी लग गई, जो चीखने लगे और एक प्रचंड शक्ति गर्जना के साथ बाहर निकली। आकाश पंख वाले हिमसिंह, क्या तुम सचमुच मुझसे लड़ने का साहस कर सकते हो? रक्त छिपकली दहाड़ी। उसकी विशाल पूंछ ने एक पीली रोशनी फैलाई जो रक्त लाल विशाल पूंछ के चारों ओर घूम गई और वह आकाश पंख वाले हिमसिंह की ओर तेजी से टूट पड़ी। आकाश पंख वाले हिमसिंह ने अपने विशाल शरीर को घुमाया, उसके अगले पंजों से हवा के झोंकों की झड़ी लग गई। दोनों सेनाएं जोरदार टक्कर में टकराईं। बैंग बैंग, हवा में एक जबरदस्त ध्वनि धमाका हुआ और आसपास का आभामंडल तुरंत दूर चला गया। आकाश पंख वाले हिमसिंह का विशाल शरीर सीधे 100 मीटर दूर उड़ गया, लेकिन रक्त छिपकली की विशाल पूंछ भी जोर से उछलकर सीधे एक बड़ी चट्टान पर जा गिरी, जो तुरंत ही चूर्ण में बदल गई। स्विश, इस क्षण में रक्त छिपकली बिजली की तरह उछली और अथर्व की ओर फिर से झपटी। ब्लड लिज़र्ड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुमसे डरता हूं? अथर्व ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका शरीर तेजी से पीछे हट रहा था, उसके हाथों की मुहरें पहले से ही बदल रही थीं। हुश हुश, जैसे ही अथर्व का शरीर तेजी से पीछे हटा, रक्त छिपकली के विशाल अगले पंजे हवा के बहाव को तीखे पंजों की तरह चीरते हुए अंदर घुस गए। जैसे ही अगले पंजों ने पंजों से प्रहार किया, आसपास की हवा का बहाव मानो अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे दूर धकेल दिया गया और तुरंत अथर्व की ओर बह गया। 1000 हाथ विभाजन गिरोह सील, अथर्व ने धीमी आवाज में चिल्लाया और हाथ की मुहरें पड़ गईं। तुरंत एक विशाल पृथ्वी गुण ऊर्जा आसपास की हवा में ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। ज्वार की तरह प्रचंड शक्ति की लहरें छोड़ते हुए तुरंत उसकी हथेली की मुहरों में समाहित हो गईं। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस रक्त छिपकली को जल्द से जल्द खत्म कर देगा। तार की मुहरें आकाश में उड़ गईं और तुरंत कई धुंधली तार की मुहरों में बदल गईं और रक्त छिपकली से भीषण रूप से भिड़ गईं। शक्ति के संदर्भ में अथर्व ने अनुमान लगाया कि रक्त छिपकली केवल चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में थी, जो तीसरे स्तर की मार्शल आत्मा से चौथे स्तर की मार्शल आत्मा के बराबर थी। उसे इससे डरना जरूरी नहीं था। 7वें स्तर के आत्मा गुरु क्षेत्र के चरम पर अपनी वर्तमान साधना के साथ, अगर वह लड़ता तो उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की शक्ति होती, और यह भी नहीं कि उसके पास अभी भी कठपुतली एक थी। वह अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, वह बस अन्य राक्षसी जानवरों को आकर्षित नहीं करना चाहता था। दोनों विशाल शक्तियां तुरंत टकरा गईं, जिसके बाद अंतरिक्ष में गर्जना के साथ धरती को हिला देने वाले विस्फोट हुए तथा हवा में ऊर्जा का एक हिंसक झोंका फैल गया। बूम बूम बूम, घाटी में एक जबरदस्त विस्फोट गूंजा और प्रचंड शक्ति बिखर गई। अथर्व का शरीर तुरंत एक जबरदस्त शक्ति से प्रभावित हुआ। ग्रीन स्पिरिट आर्मर को तुरंत स्थापित करते समय उसके स्टोरेज रिंग से प्रकाश की एक धारा निकल चुकी थी। इस रक्त छिपकली की ताकत वाकई जबरदस्त थी। उसके शरीर में खून का प्रवाह लगातार बढ़ रहा था। अथर्व ने जल्दी से अपनी सांसें नियंत्रित कीं। रक्त छिपकली का विशाल शरीर भी इस क्षण एकदम से हिल गया, उसकी विशाल आंखों में आश्चर्य के भाव थे। तुरंत ही एक भयंकर प्रकाश प्रकट हुआ और वह दहाड़ उठी, उसके रक्त लाल शल्क खड़े हो गए। गर्जना गर्जना, ठीक इसी समय घाटी के बाहर दर्जनों विशालकाय जानवरों की परछाइयां आ पहुंचीं।
अथर्व ने अपनी निगाहें गड़ा दी और उसका दिल तुरंत भारी हो गया। कुल 30 विशालकाय राक्षसी जानवर आ रहे थे, जिनमें से 5-6 तीसरे दर्जे के राक्षसी जानवर थे और बाकी दूसरे दर्जे के। इतनी बड़ी संख्या में उनसे निपटना बेहद मुश्किल था। स्नोलान, तुम उन राक्षसी जानवरों से निपटो, अथर्व ने तुरंत व्यवस्था की, और फिर एक विचार के साथ एक गहरे हरे रंग की आकृति तुरंत रक्त छिपकली के सामने पहुंची। ये कठपुतली एक थी। हिस हिस। इस क्षण कुई की शक्तिशाली ऊर्जा सीधे बाहर निकली। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे शक्ति का एक तेज प्रवाह निकला, जिससे सीटी बजने जैसी तेज हवा निकली। उसने रक्त छिपकली की ओर जोर से एक मुक्का मारा। दहाड़। रक्त छिपकली दहाड़ी और तुरंत कुई से युद्ध में उलझ गई। एक भयंकर और हिंसक आभा निकली, उसकी विशाल पूंछ हवा में चीरती हुई कुई पर जोरदार प्रहार करने लगी। बैंग बैंग। दोनों क्रूर शक्तियां आपस में सीधे टकराईं। जैसे ही अपार शक्ति फैली, कुई का शरीर पूरी तरह से स्थिर रहा, लेकिन रक्त छिपकली का शरीर हिंसक रूप से 100 मीटर से भी ज्यादा दूर चला गया। कुई ने उसकी विशाल पूंछ को घाटी में विशाल चट्टानों के बीच एक दरार में कुचल दिया और आसपास की कई चट्टानें तुरंत फट गईं। कुई एक लेवल 4 उच्च श्रेणी की कठपुतली थी, जो पहले चरण के मार्शल जनरल के बराबर थी। हालांकि रक्त छिपकली दुर्जय थी, फिर भी कुई की तुलना में उसमें एक अंतर था। दहाड़ दहाड़। इस समय घाटी के बाहर 30 से अधिक राक्षसी जानवर एक साथ घाटी में घुस आए और सभी सीधे अथर्व की ओर बढ़े। दहाड़ दहाड़। आकाश पंखों वाला हिमसिंह दहाड़ा और उसके शरीर के चारों ओर तुरंत एक जबरदस्त दबाव फैल गया, जिससे 30 से ज्यादा राक्षसी जानवरों ने धीरे धीरे अपना आक्रमण रोक दिया, खासकर दूसरी श्रेणी के राक्षसी जानवरों को, जो तुरंत थोड़ा डर गए। आकाश पंखों वाले हिमसिंह का वंश बहुत ऊंचा था और अपनी वंश आभा के दबाव में वह निचले वंश वाले अन्य राक्षसी जानवरों को कुछ हद तक दबा सकता था। गर्जन। हालांकि आकाशपंख वाले हिमसिंह की साधना और शक्ति अभी बहुत प्रबल नहीं हुई थी। हालांकि वह दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवरों को दबा सकता था और उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने से रोक सकता था, लेकिन तीसरे दर्जे के राक्षसी जानवरों को दबा नहीं सकता था। कुछ ही देर बाद 6 तीसरे दर्जे के राक्षसी जानवर फिर से आगे बढ़े। हम्फ। अथर्व ने ठंडी सांस ली। उसी समय अंतरिक्षीय जानवर की थैली के भीतर से प्रकाश की 3 किरणें निकलीं। रक्तपिपासु राक्षसी मैंटिस, हरा राक्षसी अजगर और बिजली जैसा चमकता काला पैंथर, 3 तृतीय श्रेणी के राक्षसी जानवर तुरंत घाटी में प्रकट हुए और दहाड़ते हुए उन्होंने हमला शुरू कर दिया। प्रकाश की एक और किरण निकली और अथर्व द्वारा लौह गिद्ध को भी बुलाया गया, जो तुरंत ही तीसरे स्तर के अंतिम चरण के वायु तत्व राक्षसी जानवर मैकेरल हॉक के साथ युद्ध में शामिल हो गया। तीसरे दर्जे के 6 राक्षसी जानवरों में से एक को आकाशपंख वाले हिमसिंह ने, एक को रक्तपिपासु राक्षसी मैंटिस ने, एक को हरे राक्षसी अजगर ने, एक को बिजली जैसे काले पैंथर ने और एक को लौह गिद्ध ने रोक रखा था। हालांकि तीसरे दर्जे का एक मध्य अवस्था वाला वायु तत्व राक्षसी जानवर, श्वेत पंख वाला जानवर, तुरंत अथर्व के सामने पहुंच गया। ये सफेद पंखों वाला जानवर 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा था। अथर्व के सामने तो मानो एक विशालकाय जानवर। इसका शरीर बेहद तेज था और इसके मुंह से अजीब सी हवा की धारें निकलती थीं और ध्वनि की तेज ध्वनि लगातार गूंजती हुई सीधे अथर्व की ओर बढ़ती थी। चले जाओ, अथर्व ठंडे स्वर में चिल्लाया। तीसरे दर्जे का मध्य अवस्था का राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिस पर अथर्व इस समय ज्यादा ध्यान दे। ऐसी स्थिति में वह खुद को रोक नहीं सका। उसने हाथों की मुहरें बनाई और एक प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। ब्लेड सोल स्लैश। अथर्व के हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत एक ब्लेड में संघनित हो गई, जिसने अंतरिक्षीय धाराओं को चीर डाला। आसपास की वायु धाराएं मानो ताई पर्वत के दबाव से भर गईं। आध्यात्मिक ब्लेड के शून्य को चीरते हुए छूटते ही उसमें एक प्रचंड शक्ति आ गई। एक बार से इसने सीधे अंतरिक्षीय कंपन पैदा कर दिए और सीटी जैसी ऊर्जा ने हवा में ध्वनि विस्फोट पैदा कर दिए। ब्लेड की रोशनी ने भयावह शक्ति से युक्त प्रतिबिंबों का एक निशान छोड़ दिया। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी तुरंत फूट पड़ी। इस समय अथर्व का आध्यात्मिक स्तर 7वें चरण के स्पिरिट मास्टर तक पहुंच गया था और उसके द्वारा छोड़े गए ब्लेड सोल स्लैश की शक्ति और भी अधिक भयानक और भयावह थी। भयानक आध्यात्मिक ब्लेड ने सीधे सफेद पंख वाले जानवर पर वार किया और उसे तुरंत भेद दिया। अंतरिक्ष तुरंत विकृत हो गया और भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव हिंसक रूप से उमड़ पड़े। हालांकि सफेद पंख वाला जानवर तेज था, लेकिन वह समय रहते बच नहीं सका। ब्लेड की रोशनी पहले ही उसके शरीर पर जोर से पड़ चुकी थी। फुश। ब्लेड की भयानक रोशनी ने सीधे सफेद पंख वाले जानवर के शरीर को चीर डाला। उसका विशाल शरीर तुरंत 2 टुकड़ों में बढ़ गया और खून की बौछार बाहर की ओर फैल गई। घाटी में इस समय घोर अराजकता व्याप्त थी। राक्षसी जानवर और कठपुतलियां आपस में भयंकर युद्ध कर रहे थे तथा हिंसक शक्तियां अपने चरम पर पहुंच रही थीं। छोटे ड्रैगन, तुम्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसके सामने मौजूद राक्षसी जानवरों को काबू में किया जा सकता था, लेकिन अगर और भी राक्षस आ गए
खासकर अगर 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन और पत्थर का बंदर राक्षसी राजा आ गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस यही अंत होगा। हुश हुश। ठीक इसी क्षण लिटिल ड्रैगन की आभा हिंसक रूप से बढ़ गई और चमकदार पीली रोशनी के आवरण के नीचे उसका शरीर तुरंत लगभग 90 मीटर लंबा हो गया। इस दौरान लिटिल ड्रैगन का शरीर अपनी आभा के साथ बढ़ता रहा। 100 मीटर, 120 मीटर, 140 मीटर। जैसे जैसे उसका शरीर फैलता गया उसके शल्क भी साफ होते गए। पीली रोशनी से ढके शल्कों ने लिटिल ड्रैगन के पूरे शरीर को ढक लिया था और उसके शरीर पर हल्की सी सुनहरी लपटों के निशान थे। जैसे ही लिटिल ड्रैगन की आभा प्रचंड स्तर पर पहुंची, घाटी में मौजूद राक्षसी जानवर तुरंत एक पूर्ण अदृश्य दमन के अधीन हो गए। घाटी के प्रवेश द्वार पर मंडरा रहे दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर अब जमीन पर गिर पड़े, कांप रहे थे और हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और इसी क्षण तीसरी श्रेणी के राक्षसी जानवर जो रक्तपिपासु राक्षसी मैंटिस, हरे राक्षसी अजगर और अन्य राक्षसों से भीषण युद्ध कर रहे थे, वे भी छोटे ड्रैगन की आभा के दबाव में तुरंत निश्चल हो गए। फिर वे जमीन पर गिर पड़े, हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह एक अत्यंत दमनकारी शक्ति थी जो आकाशपंख वाले हिमसिंह की राजसी आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आओ गर्जन। हालांकि इस समय आकाशपंख वाले हिमसिंह, रक्तपिपासु राक्षसी मैंटिस, हरे राक्षसी अजगर और बिजली जैसे काले पैंथर पर छोटे ड्रैगन का दबाव बहुत कमजोर था। जहां तक लोहगिद्ध की बात है, वह पहले से ही निर्जीव था, इसलिए छोटे ड्रैगन का आभामंडल उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर सका। इसी क्षण लोहगिद्ध, आकाशपंख वाले हिमसिंह, रक्तपिपासु राक्षसी मैंटिस और अन्य ने बिजली की तरह हमला किया। बैंग बैंग बैंग। 5 हिंसक शक्तियां बाहर निकलीं और 5 तृतीय श्रेणी के राक्षसी जानवर आकाशपंख वाले हिमसिंह और अन्य राक्षसों द्वारा तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके विशाल शरीर पीछे की ओर उड़ गए। 2 राक्षसी जानवर तुरंत मर गए और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। गर्जन। आकाशपंखों वाला हिमसिंह, बिजली चमकता काला तेंदुआ और अन्य राक्षस रुके नहीं। उन्होंने तुरंत ही उन 3 गंभीर रूप से घायल तृतीय श्रेणी के राक्षसी जानवरों को घेर लिया और बिजली की तरह उन्हें मार डाला। फुश फुश। लिटिल ड्रैगन की आभा अभी भी बढ़ रही थी और उसकी आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी। इसका शरीर भी लगातार फैलता रहा। 180 मीटर, 200 मीटर। आओ। जैसे ही छोटे ड्रैगन का शरीर 200 मीटर ऊंचा हुआ, उसके मुंह से सचमुच एक दहाड़ निकली। यह आवाज आसपास के स्थान में ड्रैगन की दहाड़ जैसी गूंज उठी। इस क्षण शक्तिशाली आभा और भी तेजी से फैल गई। अथर्व ने यह आवाज पिछली बार छोटे ड्रैगन के टूटने पर सुनी थी। आमतौर पर छोटा ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज नहीं निकाल सकता था। इस दहाड़ के नीचे मानो कोई विशाल दमनकारी शक्ति मौजूद हो। रक्त छिपकली, जिसे दूर कुई ने पूरी तरह से दबा रखा था, भी डरावनी नजर से देख रही थी। राक्षसी सम्राट। लिटिल ड्रैगन के शरीर पर आभा महसूस करते हुए रक्त छिपकली तुरंत भयभीत हो गई। फुसफुसा। कुई ने उस पर रक्त छिपकली को अनदेखा कर दिया। उसने एक मुक्का मारा जो फिर उसके सामने दर्जनों मुक्का छापों में बदल गया और सभी ने रक्त छिपकली को घेर लिया। तुरंत हवा में लगातार ध्वनि धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। बैंग बैंग। रक्त छिपकली के तुरंत हिंसक रूप से पीछे हटने के बावजूद कुई के एक प्रहार ने उसे फिर से घायल कर दिया। उसकी अपार शक्ति नीचे की ओर बही और उसका विशाल शरीर एक बड़ी चट्टान पर जोर से टकराया। चट्टान तुरंत टूट गई। कुई की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी और अपने शक्तिशाली शरीर के साथ मिलकर वह राक्षसी जानवरों से निपटने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। मानव, रुको, जब तक मैं राक्षसी राजा को सूचित नहीं कर देता उसके बाद ही मैं तुमसे निपटूंगा। रक्त छिपकली ने इस समय घाटी में कुई और अथर्व को देखा, रुकने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत भागने की कोशिश की। कुई, इसे भागने मत देना, अथर्व ने तुरंत कहा। अगर इस रक्त छिपकली ने 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को आकर्षित कर लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फुश। कुई बिजली की तरह उछली और फिर से रक्त छिपकली की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय अथर्व के मन से एक अजीब सी आवाज आई, मालिक, इस 4 पैरों वाले सांप को मेरे पास छोड़ दीजिए। जैसे ही उसके मन की आवाज शांत हुई, एक सुनहरी आकृति पहले ही अथर्व के सामने बिजली की तरह उछल पड़ी। यह आवाज अजीब थी पर अथर्व को भी ये बहुत जानी पहचानी लगी। उसे तुरंत कुछ याद आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और वह बुदबुदाया, छोटा ड्रैगन अब बोल सकता है। उसी समय छोटे ड्रैगन का लगभग 200 मीटर लंबा विशाल शरीर अचानक रक्त छिपकली के सामने पहुंच गया। उसके शरीर से दबाव का एक विशाल घेरा फैल गया। रक्त छिपकली का विशाल शरीर अब छोटे ड्रैगन के मुकाबले काफी छोटा हो गया था। फुसफुसाहट। छोटे ड्रैगन की विशाल पूंछ ने अचानक नीचे की ओर झटका मारा, अंतरिक्षीय तरंगों को चीरते हुए, मानो किसी जोरदार टक्कर से एक भयानक ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई जो हवा में फैल गई। इस ऊर्जा तरंग में एक जबरदस्त दबाव भी मिला हुआ था। गति बहुत तेज थी और रक्त छिपकली को बचने का समय ही नहीं मिला। उसने अपनी विशाल पूंछ उठाई और बिजली की तरह ऊपर की ओर रुक गई।
एक पीली भूरी ऊर्जा प्रकाश सीटी बजाता हुआ निकला। टकराना। दोनों विशाल पूंछें आपस में टकरा गईं और एक दूसरे में गुंथ गईं, मानो दो विशाल पत्थर के खंभे एक दूसरे से टकरा गए हों, और तुरंत बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हो गई। क्रैक क्रैक। इस क्षण नंगी आंखों से दिखाई देने वाली रक्त छिपकली की रक्त लाल विशाल पूंछ पर लगे रक्त लाल शल्क एक एक करके टूट गए और वह तुरंत खून के धब्बों से ढक गई। उसका विशाल शरीर भी लिटिल ड्रैगन द्वारा सीधे उड़ा दिया गया। क्या लिटिल ड्रैगन की ताकत अब इतनी मजबूत है? अथर्व ने दूर से देखा, हैरान और खुश भी। लिटिल ड्रैगन की मौजूदा ताकत शायद कोई से कम नहीं थी। दहाड़। रक्त छिपकली ने तुरंत अपना सिर उठाया और एक लंबी चीख मारी, मानो कोई दर्दनाक चीख हो और मानो वह दूसरे राक्षसी जानवरों को बुला रही हो। उसकी आवाज़ अंतरिक्ष में गूंज उठी और बहरा कर देने वाली आवाज़ घाटी के ऊंचे आकाश में गूंज उठी। टकराना। तभी कुई ने मौके का फायदा उठाया और खूनी छिपकली की पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। इस जोरदार मुक्के के जोर से खूनी छिपकली पलट गई और वह फिर से जोर से गिर पड़ी और उसके विशाल मुंह से खून की एक बूंद निकल पड़ी। हिस हिस। छोटे ड्रैगन का विशाल शरीर इस क्षण नीचे दबा, उसके शल्क खड़े हो गए, उसकी हिंसक आभा भड़क उठी। उसने अपनी विशाल पूंछ फिर से रक्त छिपकली की पीठ पर जोर से पटकी। फफ। बेचारी खूनी छिपकली ने फिर से ताज़ा खून थूक दिया। उसके विशाल शरीर पर नन्हे ड्रैगन ने तुरंत वार किया। जबरदस्त बल से जमीन फट गई और आसपास बिखरा मलबा बाहर की ओर उड़ने लगा। छोटे ड्रैगन, इसे मत मारो, अथर्व जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि छोटा ड्रैगन अपना विशाल मुंह खोलकर खूनी छिपकली को निगलने ही वाला था। अथर्व ने तुरंत उसे रोक दिया। वह तो बस एक चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर को नियंत्रित करने की सोच रहा था और यह एक बेहतरीन मौका था। हाँ बॉस। लिटिल ड्रैगन की आवाज़ स्पष्ट और अहंकार के स्पर्श के साथ, फिर भी अथर्व के लिए स्नेह से भरी हुई, अथर्व के दिमाग में एक बार फिर गूंज उठी। रक्त छिपकली पर लगातार कई हमले हुए थे और वह पहले से ही बुरी तरह घायल थी। उसका शरीर इस समय पूरी तरह से शक्तिहीन था, फिर भी वह बेतहाशा संघर्ष कर रही थी। ब्लड लिजर्ड, मेरे पीछे आओगी? अथर्व ने ब्लड लिजर्ड के सामने खड़े होकर हल्के से कहा। इस समय ब्लड लिजर्ड लिटिल ड्रैगन और पपेट वन से पूरी तरह दबी हुई थी, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। सपने देखो, चालाक इंसान। तुमने वाकई इतने सारे राक्षसी जानवरों को काबू किया है। पूरे महाद्वीप के सभी राक्षसी जानवर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रक्त छिपकली ने संघर्ष किया और दहाड़ा। दुष्ट प्राणी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? अथर्व ने ठंडी आवाज में कहा। रक्त आत्मा सील। उसकी हथेली से ड्रैगन, फीनिक्स, शेर और बाघों की हल्की चीख गूंजी। अथर्व की दाहिनी हथेली पर रहस्यमय ढंग से एक अजीब सी मुहर उभर आई। वह मुहर न तो ड्रैगन जैसी थी और न ही बाघ जैसी, और उसमें से एक भयानक दबाव फैल रहा था। इस भारी दबाव को महसूस करते हुए निश्चल रक्त छिपकली के चेहरे पर एकाएक भय छा गया और उसका शरीर कांपने लगा। वह अदृश्य रूप से पूरी तरह दबा हुआ था। ये दबाव नन्हे ड्रैगन के दबाव से कम नहीं लग रहा था। इस समय अथर्व ने कुशलतापूर्वक अपने हाथ में रक्त आत्मा सील को झटका, जिससे ड्रैगन, फीनिक्स, शेर और बाघों की चीखें निकलीं, और इसे रक्त छिपकली के माथे पर जोर से मारा, जहां ये रक्त के रंग की रोशनी की एक गेंद में बदल गया और गायब हो गया। छोटे ड्रैगन, मेरी रक्षा करो। इस समय अथर्व पालथी मार कर बैठा था, लगातार हाथ की मुहरें बना रहा था और बदल रहा था, और रहस्यमय प्रकाश की धारियां सीधे रक्त छिपकली के माथे पर पड़ रही थीं। मानव, चूंकि तुम एक आध्यात्मिक गुरु हो, इसलिए तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम केवल एक आत्मा गुरु हो। मैंने दोनों दानव राजाओं को आने की सूचना दे दी है। अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। तुम एक भयानक मौत मरोगे। इसी क्षण अथर्व की आत्मिक शक्ति का एक झोंका रक्त छिपकली के मन तक पहुंचा और रक्त छिपकली की दहाड़ तुरंत सुनाई दी। रक्त छिपकली का एक छोटा सा आधा मीटर आकार का एक विशाल सफेद स्थान में प्रकट हुआ। हम 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन और पत्थर का बंदर दानव राजा भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। कम से कम तुम मेरे हाथों में तो रहोगे। अथर्व ने ठंडी सांस ली, रक्त छिपकली की आत्मा को महसूस करते हुए, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली अवस्था में पहुंच गई थी। यह शायद किसी साधारण चौथे चरण के मार्शल कलाकार की आत्मा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। सौभाग्य से उसकी अपनी आत्मा शक्ति कुछ खास थी, और रक्त आत्मा मुहर की मदद से इस रक्त छिपकली को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपने आप को संभालो। अथर्व ने फिर एक धीमी गर्जना की, जिससे रक्त आत्मा सील द्वारा निर्मित ड्रैगन बाघ के आकार के जानवर को नियंत्रित किया गया, जिसने रक्त छिपकली को भयंकर रूप से घेर लिया। इस समय लघु रक्त छिपकली ने हिंसक रूप से संघर्ष किया और तेजी से भागने लगी, लेकिन वह रक्त आत्मा सील के पीछा से बचने में असमर्थ लग रही थी। धिक्कार है मानव, मैं तुझसे मरते दम तक लड़ूंगा। रक्त छिपकली दहाड़ी। उसका आधा मीटर आकार का शरीर अब रक्त के रंग के प्रकाश में लिपटा हुआ था, जिसने पूरे विशाल सफेद स्थान को ढक लिया था। हम दबा दो इसे। अथर्व फिर चिल्लाए। इस समय रक्त आत्मा सील भी असीम रक्त रंगीन प्रकाश में बदल गई, एक राक्षसी दबाव लेकर और भयंकर रूप से फैलकर दबा दिया। बैंग बैंग।
विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी और बाहरी दुनिया में अथर्व के हाथों की मुहरें लगातार बन रही थीं और उसका चेहरा भी हल्का पीला पड़ गया था। इस रक्त छिपकली को नियंत्रित करना वाकई मुश्किल था। ये चौथे चरण का प्रारंभिक स्तर का राक्षसी जानवर था। अगर इस समय ये गंभीर रूप से घायल न होता और इसकी आत्मिक शक्ति भी बुरी तरह प्रभावित न होती तो इसे नियंत्रित करना सचमुच असंभव होता। जानवर नियंत्रण तकनीक, दबाव। अथर्व फुसफुसाया और एक और चमकदार रोशनी रक्त छिपकली के माथे पर पड़ी। गर्जन। रक्त छिपकली के दिमाग के अंदर ड्रैगन, बाघ, शेर और फीनिक्स की शक्तिशाली दहाड़ें गूंज रही थीं और एक विशाल राक्षसी दबाव फैल रहा था। इस क्षण रक्तलाल प्रकाश तुरंत सिकुड़ गया और लघु रक्त छिपकली अंतरिक्ष में फिर से प्रकट हुई, अभी भी भयभीत। फुफ। रक्त रंग की एक किरण तुरंत उस छोटी रक्त छिपकली के माथे पर पड़ी। बेहद प्रतिरोधी रक्त छिपकली तुरंत ही विनम्र होने लगी। मास्टर। घाटी में भयंकर रक्त छिपकली अब शांत हो गई थी और उसने अथर्व से बात की। ब्लड लिजर्ड, क्या तुमने अभी अभी 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ ड्रैगन को आने की सूचना दी है? अथर्व ने पूछा। हाँ, रक्त छिपकली ने विनम्रता से उत्तर दिया। इस समय लिटिल ड्रैगन और कठपुतली वन ने भी रक्त छिपकली को छोड़ दिया। ब्लड लिजर्ड, क्या तुम अपना शरीर छोटा कर सकते हो? अथर्व ने पूछा। गुरु, जब हम राक्षसी जानवर चौथे चरण में पहुंच जाते हैं और अपने आंतरिक केंद्र को संघनित कर लेते हैं तो हमारे शरीर स्वतंत्र रूप से फैल और सिकुड़ सकते हैं। हालांकि ये हमारी शक्ति को प्रभावित करेगा। हमारा असली रूप सबसे शक्तिशाली है। रक्त छिपकली के बोलने के बाद वह समझ गई और तुरंत 20 सेंटीमीटर आकार की, पूरी तरह से रक्त लाल में बदल गई और एक साधारण छिपकली से कोई अंतर नहीं था, मानो वह एक छोटी सी छिपकली हो। हिम सिंह, चलो जल्दी चलते हैं। अथर्व के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत कठपुतली, रक्तपिपासु राक्षसी मैंटिस, हरा राक्षसी अजगर, लौह गेदादी को दूर कर दिया। वह छोटे ड्रैगन और रक्त छिपकली के साथ जल्दी से घाटी से बाहर निकल गया। अगर 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन आ गया तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। छोटे ड्रैगन, तुम कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम चौथे चरण के राक्षसी जानवर स्तर पर पहुंच गए हो? स्वर्गीय पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर अथर्व ने छोटे ड्रैगन को देखा, जिसका आकार इस समय 22 या 23 सेंटीमीटर तक सिकुड़ गया था, और पूछा। छोटे ड्रैगन का बात कर पाना अथर्व को बहुत हैरान कर रहा था। बॉस, मैं आपसे सिर्फ मानसिक रूप से ही बात कर सकता हूँ। मैं बाहरी लोगों से बात नहीं कर सकता। जोर से बोलने के लिए मुझे चौथे चरण तक पहुंचना होगा। मैंने अभी अभी तीसरा चरण पार किया है। आपका मेरे साथ खून का अनुबंध है, इसलिए आप मेरी बातें सुन सकते हैं। लिटिल ड्रैगन की गोल गोल आंखें घूम गईं और वह खुशी से बोला, बॉस, अब से मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वरना आप मेरी पिछली बातें समझ ही नहीं पाते और मैं लगभग मर ही जाता। हाँ, अथर्व हल्के से मुस्कुराए और फिर बोली, छोटे ड्रैगन, क्या तुम एक राक्षसी जानवर हो या एक आत्मिक जानवर? क्या तुम अभी तीसरे चरण के राक्षसी जानवर स्तर पर हो? बॉस, असल में मुझे नहीं पता कि मैं कोई आत्मिक जानवर हूं या राक्षसी जानवर। जब मैं अभी अभी अंदर आया हूं तो मेरे दिमाग में कुछ जानकारी आई है, इसलिए मुझे पता है कि मैं अब तीसरे चरण के स्तर पर हूं। बाकी चीज़ें अभी भी मेरे लिए बहुत अस्पष्ट हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं फिर से अंदर आऊँगा तो मुझे कुछ और जानकारी मिल जाएगी। लिटिल ड्रैगन ने कहा, उसके चेहरे पर भी उलझन थी। छोटे ड्रैगन, तो क्या तुम्हें याद है कि तुम मुझसे कैसे मिले थे? क्या तुम्हें मुझसे मिलने से पहले की कोई बात याद है? अथर्व ने पूछा। मुझे याद नहीं है। छोटे ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा। अथर्व असल में लिटिल ड्रैगन की उत्पत्ति के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन लिटिल ड्रैगन को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वह बस हार मान गया। और अब भी उसे यह नहीं पता था कि लिटिल ड्रैगन किसी आत्मिक जानवर का था या किसी राक्षसी जानवर का। अंकल नील ने बस इतना बताया कि लिटिल ड्रैगन एक आत्मिक सम्राट जानवर था, लेकिन उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सामने आसमान की ओर देखते हुए लिटिल ड्रैगन ने कहा। हम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जा रहे हैं। वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। अथर्व ने कहा। वैसे लिटिल ड्रैगन, आप अभी तीसरे चरण के स्तर पर हैं, आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे है? अथर्व ने पूछा। बॉस, आप यह नहीं जानते, यह मेरी प्रतिभा है। मेरा असली रूप बहुत शक्तिशाली है। मैं अभी तीसरे चरण के स्तर पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चौथे चरण के साधारण राक्षसी जानवर और चौथे चरण के आत्मिक जानवर मेरे मुकाबले में नहीं हैं। छोटे ड्रैगन ने गर्व से कहा। लिटिल ड्रैगन के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद अथर्व आखिरकार लिटिल ड्रैगन को थोड़ा और समझ पाया। लिटिल ड्रैगन की वर्तमान ताकत असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, अपने स्तर से ऊपर लड़ने से कहीं ज्यादा भयानक। भविष्य में लिटिल ड्रैगन के साथ वह निस्संदेह ज्यादा सुरक्षित होगा। हुश हुश, स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह तेजी से उड़ रहा था, उसके पंख नीचे हवा के झोंके पैदा कर रहे थे, उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ ड्रैगन के चंगुल से बचने के लिए अथर्व को स्वर्गीय पंखों वाले हिमसिंह को तेजी से उड़ाना पड़ा। जब तक वे इस खतरनाक क्षेत्र से बच निकलते वे सुरक्षित रहते।
ब्लड लिज़र्ड, ये गोली ले लो, ये तुम्हारी चोटों के लिए अच्छी रहेगी। अथर्व ने चौथी कक्षा की एक प्रारंभिक स्तर की उपचार गोली निकाली और उसे ब्लड लिज़र्ड पर फेंक दिया। गोलियां राक्षसी जानवरों के लिए भी कारगर होती हैं। अथर्व ब्लड लिज़र्ड की चोटों के बारे में बहुत स्पष्ट था। ब्लड लिज़र्ड की चोटें हल्की नहीं थीं। उसे लिटिल ड्रैगन और पपेट वन ने कई बार मारा था। अगर उसकी मजबूत शारीरिक सुरक्षा न होती तो परिणाम और भी बुरे होते। धन्यवाद गुरु, रक्त छिपकली ने अथर्व के कंधे पर रखी गोली निगल ली। चौथे चरण के राक्षसी जानवर को वश में करने के बाद अथर्व भी बेहद खुश था। लिटिल ड्रैगन की सफलता के साथ अब उसके आसपास सबसे शक्तिशाली लिटिल ड्रैगन और पपेट वन थे, उसके बाद ब्लड लिज़र्ड और स्वर्गीय पंखों वाला हिमसिंह। जहां तक उसकी बात है, साधारण मार्शल आत्माओं से लड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इसलिए माना जा सकता है कि उसमें एक हद तक आत्मसंरक्षण क्षमता है। बेशक ये केवल सापेक्षिक था। अगर उसका सामना किसी बलवान व्यक्ति से होता तो भी पूर्ण खतरा बना रहता। अगर उसका सामना किसी मार्शल कमांडर जैसी साधना वाले व्यक्ति से होता तो बचना भी मुश्किल होता। गर्जन। कुछ समय पहले जिस घाटी में लिटिल ड्रैगन घुसा था, वहां सैकड़ों राक्षसी जानवर घनी आबादी में इकट्ठे थे और वहां कई उड़ने वाले राक्षसी जानवर भी थे। घाटी में उनके बीच एक राक्षसी जानवर था जिसका शरीर 300 मीटर लंबा था, लाल शल्कों से ढका हुआ, किसी विशालकाय अजगर जैसा। इस राक्षसी जानवर के 5 सिर थे, उसका रूप भयंकर था और उसकी 10 आंखों में भयंकर चमक थी। उसके शरीर पर लाल पंखों का एक जोड़ा भी था और जब उसके पंख फैले होते थे तो वे 200 मीटर चौड़े होते थे। यदि अथर्व वहां होते तो वे स्वाभाविक रूप से पहचान लेते कि यह 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन था, जो मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला का सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर था। इस 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन के अलावा 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशालकाय वानर भी था। उसके शरीर पर कोई रोए नहीं थे और वह पूरी तरह से पत्थर जैसे हरे सफेद मांसल कवच की एक परत से ढका हुआ था। ये वास्तव में पत्थर का वानर दानव राजा था। लगातार फूल मांगते रहो। हालांकि अब हम नई पुस्तक सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, हमारा लक्ष्य पुरानी पुस्तक सूची से तुलना करना होना चाहिए। हमारा लक्ष्य और ऊंचा होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर आध्यात्मिक मार्शल स्वर्ग के लिए एक नया चमत्कार रहें। उन भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। पत्थर के बंदर जैसे दानव राजा के बगल में एक विशाल, पूरी तरह से हरे रंग का, एक सींग वाला, सिर पर एक सींग और बच्चे से भी बड़े नथुने वाला एक विशाल एक सींग वाला बैल खड़ा था। उसकी निगाहें भयंकर थीं और वह कोई और नहीं बल्कि एक सींग वाला राक्षसी बैल ही था। हमारे इतने सारे राक्षसी जानवरों का वध किसने किया? 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा। राक्षस राजा, यहाँ एक मानव आया था। यहाँ एक मानव की आभा मौजूद है, एक सींग वाले राक्षसी बैल ने कहा। गर्जना गर्जना। घाटी के अंदर कई दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर धीरे धीरे गुर्रा रहे थे, मानो किसी पशु भाषा में बोल रहे हों। ब्लड लिज़र्ड पकड़ लिया गया है। धिक्कार है इंसानों पर, मैं उसे हरगिज भागने नहीं दूंगा। कुछ ही पल बाद 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ के अजगर ने कुछ दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवरों के मुंह से सब कुछ जान लिया और तुरंत और भी क्रोधित हो गया, एक क्रूर नज़र से देखने लगा। तुम सब वापस जाओ, मैं उस इंसान का पीछा करूंगा। फुश। 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ता हुआ हवा में ऊपर उठा, उसके विशाल लाल पंख फैले हुए थे। उसका विशाल शरीर उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा, उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। बैंग बैंग। एक घाटी में अचानक कई ध्वनियां गूंजी और फिर 2 आकृतियां आसमान में तेजी से उड़ीं। गौर से देखने पर साफ दिखाई दिया कि उनमें से एक आकृति को हरे रंग का लबादा पहने एक युवक अपने हाथ में पकड़े हुए था। अथर्व ने पवन पंखों का इस्तेमाल करके अभी अभी एक और छठे स्तर के मार्शल मास्टर को पकड़ लिया था। आकाशीय पंखों वाले हिमसिंह की पीठ पर सवार होकर अथर्व ने अपनी भक्षण शक्ति का इस्तेमाल करके इस छठे स्तर के मार्शल मास्टर को झटपट निगल लिया। फिर उसने लाश को छोटे ड्रैगन को खाने के लिए दे दिया। अथर्व ने तुरंत अपने शरीर में सच्ची ची ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस छठे स्तर के मार्शल मास्टर की सच्ची ची उन 5वें और चौथे स्तर के मार्शल मास्टर्स की सच्ची ची से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक क्षण बाद अथर्व साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने जो सच्ची ची ऊर्जा ग्रहण की थी वह तेजी से उसकी अपनी सच्ची ची में परिष्कृत हो रही थी। मूलतः अथर्व 7वें स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र के शिखर पर था। कुछ ही समय में परिष्कृत होने के बाद उसे जल्द ही सफलता की कगार पर पहुंचने का एहसास हुआ। आसपास के क्षेत्र में हल्की पीली रोशनी का एक घेरा छा गया और उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ने लगी। आधे दिन बाद अथर्व के डेंटियन के हाई के भीतर से एक धीमी सी आवाज के साथ ऊर्जा का एक विशाल उभार तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बिना किसी आश्चर्य के अथर्व 8वें स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र में पहुंच गया। उसके डेंटियन के हाई क्षेत्र का क्षेत्र एक बार फिर काफी बड़ा हो गया था। बॉस, ऐसा लगता है कि कोई राक्षसी जानवर हमारा पीछा कर रहा है। लिटिल ड्रैगन की आवाज अथर्व के दिमाग में गूंजी। अथर्व ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और दूरी पर एक विशाल राक्षसी जानवर को देखा जो सीधे उनकी ओर पीछा कर रहा था।
गुरुजी, ये 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन है। ये हमारा पीछा कर रहा है। रक्त छिपकली, जिसका आकार छोटा हो गया था, ने आकाश पंख वाले हिम सिंह के पीछे से कहा। ये वास्तव में 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन है। अथर्व ने अपनी निगाहें केंद्रित की और देखा कि पीछे से पीछा करने वाला वास्तव में 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन था। मानव, तुम बच नहीं सकते। तुमने मेरे राक्षसी जानवरों को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा ही फाड़ डालूंगा। पीछे से एक जोरदार गर्जना हवा में गूंजी। मिस्टी पर्वत श्रृंखला के नीचे, इसके भीतर मौजूद कई भाड़े के सैनिकों ने तुरंत ऊपर देखा और देखा कि एक विशाल राक्षसी जानवर सीधे सामने उड़ते हुए राक्षसी जानवर का पीछा कर रहा है। ये खतरनाक क्षेत्र से 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन है। ये कैसे बाहर आया? इसे किसने उकसाया? ऐसा लगता है कि यह सामने उड़ते हुए राक्षसी जानवर पर बैठा व्यक्ति है। धुंधली पर्वत श्रृंखला में भाड़े के सैनिकों के समूह आकाश की ओर देखते रहे और तुरंत छिप गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आकाश में 9 सिरों वाले राक्षसी बार ड्रैगन को उकसाए, लेकिन उनकी चिंताएं बेवजह थीं। आकाश में 9 सिरों वाले राक्षसी बार ड्रैगन ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और बिजली की तरह आगे बढ़ गया। हिम सिंह, अपनी सबसे तेज गति का प्रयोग करो। अथर्व का चेहरा एकदम बदल गया। पीछे से 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन की गति भी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और दूरी कम होती जा रही थी। गर्जना गर्जना, आकाश पंख वाले हिम सिंह ने दहाड़ लगाए और उसके पंखों पर प्रकाश की एक धुंधली सफ़ेद धारा प्रकट हुई, जो बिजली की तरह आगे की ओर बढ़ रही थी और उसकी गति चरम पर पहुंच गई। मानव, तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन पीछे से दहाड़ा, उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, वह लगातार पीछा कर रहा था। छोटे ड्रैगन, क्या तुम इस 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन से निपट सकते हो? अथर्व ने छोटे ड्रैगन से पूछा। बॉस, 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन पहले ही 5वें स्तर के मध्य तक पहुंच चुका है। मैं इससे निपट नहीं सकता। इस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा है, लिटिल ड्रैगन ने कहा। मध्य 5वें स्तर का, 6ठे या 7वें स्तर के मार्शल जनरल के बराबर। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। गति से ऐसा लग रहा था कि 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन की गति आकाश पंख वाले हिम सिंह से भी थोड़ी तेज थी। वह 1 घंटे से भी कम समय में उसे पकड़ लेगा। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन का वंश भी बहुत ऊंचा था, आकाश पंख वाले हिम सिंह से ज्यादा अलग नहीं। 7वें स्तर के मार्शल जनरल के लिए भी उसे दबाना मुश्किल हो सकता था। अगर वह पकड़ा जाता तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हिम सिंह, जंगल में छिप जाओ। अथर्व ने तुरंत कहा। जंगल में वह शायद थोड़ी देर रुक सकता था। आकाश में वह 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन के पीछा से बच नहीं सकता था। फुश, आकाश पंख वाला हिम सिंह तुरंत नीचे की ओर उड़ गया और असीम जंगल और पहाड़ों में गायब हो गया। मानव, तुम बच नहीं सकते। सामने वाले मानव को दूर से जंगल में भागते देख 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा और सीधे पर्वत श्रृंखला में जा घुसा। विशाल वृक्षों के जंगल में अथर्व ने जल्दी से रक्त छिपकली और आकाश पंख वाले हिम सिंह को अपने स्थानिक पशु थैली में डाल दिया और फिर बिजली की तरह भाग गया। हालांकि अथर्व 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को भगाने के लिए जंगल का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन 5वें स्तर पर था और उसका शरीर स्वतंत्र रूप से फैल और सिकुड़ सकता था, इसलिए वह जंगल में पीछा जरूर कर सकता था। अथर्व ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से भागने के लिए अपनी वायु विशेषता को पूरी तरह से छोड़ दिया। जंगल की आड़ में पीछा करने की तुलना में भागना कहीं अधिक आसान था। गर्जन, उसके पीछे जंगल से दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। अथर्व ने रुकने की हिम्मत नहीं की और तेजी से भाग गया। अपनी वायु विशेषता के साथ उसकी गति भी अत्यंत तेज हो गई थी। धिक्कार है 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन पर, जब मैं फिर से टूट जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा और इसे नष्ट कर दूंगा, लिटिल ड्रैगन ने उदास होकर कहा। जब तुम आगे बढ़ जाओ तब इस बारे में बात करेंगे। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच निकलना है, अथर्व ने कहा। उसकी आकृति रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दूसरे दिन पूरा रास्ता दौड़ते हुए अथर्व सचमुच थोड़ा थक गया था और उसे थोड़ी देर आराम करना पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसने अपने पीछे 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को झटक दिया है या नहीं। छोटे ड्रैगन, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। क्या वह 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन आ गया है? अथर्व ने छोटे ड्रैगन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। छोटे ड्रैगन ने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया और कुछ देर तक पीछे के जंगल की ओर देखा, फिर बोला, बॉस, वह अभी तक नहीं आया है। मैं 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन की आभा महसूस नहीं कर पा रहा हूं। फुस, अथर्व ने अपने शरीर को स्थिर किया और चारों ओर देखा। यह एक गहरी घाटी थी। वह 1 दिन और 1 रात से दौड़ रहा था। उसने अनुमान लगाया कि 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। बॉस, कोई आ रहा है। अथर्व ने अभी एक पल के लिए ही आराम किया था कि लिटिल ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और कहा, 8 लोग। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। उसके आध्यात्मिक अर्थ में 8 भाड़े के सैनिक तेजी से आ रहे थे। स्विश स्विश, तभी हवा के टूटने की आवाज आई और अथर्व के चारों ओर 8 आकृतियां प्रकट हुईं।
वे अलग अलग वेशभूषा में थे, सभी अपनी युवावस्था में, 6 पुरुष और 2 महिलाएं। उनकी साधना का स्तर 7वें स्तर के मार्शल मास्टर के उच्चतम स्तर से लेकर पहले स्तर के मार्शल मास्टर के निम्नतम स्तर तक था। 8 लोगों की एक टीम, उनकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। चौथे स्तर के आत्मा गुरु। अथर्व की नज़र ग्रे रंग के लबादे में एक युवक पर पड़ी और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि इन 8 लोगों की ताकत बुरी नहीं थी, फिर भी उसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला। बच्चे, क्या तुम अकेले मिस्टी पर्वत श्रृंखला में आने की हिम्मत कर सकते हो? अपना स्थानिक बैग सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं। प्रमुख 7वें स्तर के मार्शल मास्टर ने अथर्व को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा आंक रहे हो। अथर्व हल्के से हंसा, इस आत्मा गुरु को छोड़ दो और मैं तुम सबको जाने दे सकता हूँ। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। 7वें स्तर के मार्शल मास्टर ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में हथेली का निशान सीधे अथर्व की ओर मारा, मानो वह अथर्व के साथ और कोई शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। हथेली के निशान के भीतर से एक सीटी जैसी हवा का प्रवाह ऊपर उठा और हवा से एक प्रचंड बल नीचे की ओर आया। 7वें स्तर के मार्शल मास्टर का प्रहार निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। 7वें स्तर का मार्शल मास्टर घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अथर्व ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनाई दी, एक चमकदार पीली रोशनी तुरंत उसके शरीर में फैल गई। टकराना। 7वें स्तर के मार्शल मास्टर की हथेली का निशान सीधे अथर्व की छाती पर लगा, मानो किसी स्टील के टुकड़े पर पड़ा हो। उसके हाथ में तुरंत झुनझुनी सी महसूस हुई। भाड़ में जाओ। तभी अथर्व ने एक और ठंडी चीख मारी और उसके शरीर के चारों ओर की असली क्यूई अचानक कंपन करने लगी। उसका आकार एक धुंधली परछाई में बदल गया और बिजली की गति से पास ही एक उंगली का निशान उभर आया। 8वें स्तर के मार्शल मास्टर। अथर्व के शरीर पर अचानक आभा महसूस करते हुए 7वें स्तर के मार्शल मास्टर को पहली बार बहुत झटका लगा। फुश। बिजली की इस चमक में, इससे पहले कि वह व्यक्ति पीछे हट पाता, ये झुलसा देने वाला उंगली का निशान उसकी ग्लेबेला में घुस चुका था। प्रतिरोध करने का भी समय नहीं था। धमाका। ये वास्तव में पलक झपकने से भी कम समय था। 7वें स्तर के अग्रणी मार्शल मास्टर को जमीन पर गिरते देख आसपास के भाड़े के सैनिक तुरंत अचंभित रह गए। हिस हिस। बिजली की तरह एक पीली रोशनी की धारा फूटी, जो तुरंत 200 मीटर से भी ज्यादा लंबे एक विशालकाय पिंड में बदल गई। छोटे ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और एक तीसरे दर्जे का मार्शल मास्टर सीधे उसके पेट में समा गया। भागो। बाकी 6 लोग तेजी से भागे, रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पहले तो उन्होंने सोचा था कि उनका सामना एक अकेले भाड़े के सिपाही से हुआ है और वे उसे आसानी से लूट सकते हैं, लेकिन किसे पता था कि उनका सामना एक खतरनाक शैतान से हो गया है। भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। अथर्व के पैरों के नीचे एक रोशनी चमकी और उसका शरीर किसी भूत की तरह उछल पड़ा। झुलसती हुई उंगलियों के निशान बिजली की तरह उभर आए और तेज झुलसाने वाली शक्ति ने सीधे हवा में प्रकाश की एक धुंधली चाप बना दी। हवा के टूटने की तेज आवाज लगातार सीटी बजाती रही। इस समय 8वें स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र में अथर्व की ताकत के साथ फायर शैडो फिंगर का उपयोग करके वह इन 5वें स्तर और चौथे स्तर के मार्शल मास्टर्स का पूरी तरह से वध कर सकता था। छोटे ड्रैगन का विशाल शरीर हिंसक रूप से मुड़ गया और 2 और मार्शल मास्टर्स निगल लिए गए। इन मार्शल मास्टर्स के हमलों की बात करें तो छोटा ड्रैगन भी उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करने में सक्षम लग रहा था। उसका शक्तिशाली शरीर इन मार्शल मास्टर्स के हमलों से जरा भी नहीं डर रहा था। अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? अथर्व की सच्ची क्यूई उसके पैरों के नीचे चमक उठी और उसे तुरंत ही धूसर वस्त्र पहने चौथे स्तर के स्पिरिट मास्टर के सामने ले आए। स्पिरिट मास्टर से मुठभेड़ आसान नहीं थी। फुसफुसा। स्पिरिट मास्टर के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने हाथ में आध्यात्मिक अग्नि उठा ली। झुलसा देने वाली लपटें अथर्व को घेर कर उसकी ओर बढ़ने लगीं। तुम अभी भी थोड़े छोटे हो। अथर्व हल्के से मुस्कुराया और हाथ की मुहरें बनाते हुए बोला। उसके सामने आध्यात्मिक अग्नि की एक ऐसी ही चादर उमड़ पड़ी। आध्यात्मिक अग्नि की 2 धाराएं हवा में टकराईं और बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गईं। आप भी एक आत्मा साधक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चौथे स्तर के आत्मा गुरु की बात पूरी होने से पहले ही उसके सिर के मुकुट पर पंजे का निशान पड़ चुका था। एक भयंकर भक्षणकारी शक्ति ने तुरंत उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया। एक चीख के साथ चौथे स्तर के स्पिरिट मास्टर का शरीर तुरंत सूखकर एक सूखी लाश में बदल गया। इस समय शेष सभी मार्शल मास्टर्स को छोटू ने निगल लिया। इस सूखी लाश को भी छोटू ने अंत में बेरुखी से नाश्ते की तरह खाया। गर्जना गर्जना। दूर आकाश में एक जोरदार गर्जना गूंजी। अथर्व के हाव भाव तुरंत बदल गए। यह आवाज़ 9 सिरों वाले राक्षसी बार ड्रैगन की आवाज़ थी। छोटू, चलो भागो। अथर्व की सच्ची क्यूई उसके पैरों तले चमक उठी और वह फिर से जल्दी से भाग गया। वह इन मार्शल मास्टर्स को नज़रअंदाज कर सकता था, लेकिन 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन के सामने उसे नज़रअंदाज किया जाएगा। वह फिर से पूरी तरह भाग गया। हवा के गुण की मदद से उसकी गति धीमी नहीं हुई।
हालांकि वह उड़ सकता था और उसके पास त्यानची हिमसिंह भी था, अथर्व ने हवा में जाने की हिम्मत नहीं की। घने ऊंचे पेड़ों और पर्वत श्रृंखलाओं की आड़ के बिना बच निकलना लगभग असंभव था। वह पूरा दिन इसी तरह भागता रहा। रास्ते में उसे कई भाड़े के सैनिकों का सामना करना पड़ा जो उस पर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन उनकी गति अथर्व जितनी तेज नहीं थी, इसलिए वे बस हार मान सकते थे। अथर्व के पास भी इन भाड़े के सैनिकों से निपटने के लिए न तो फुर्सत थी और न ही समय, भागना ही प्राथमिकता थी। एक घाटी के अंदर अथर्व की सांस फूल रही थी। इस तरह भागने में भी काफी सच्ची ची खर्च हो रही थी। चारों ओर देखते हुए अथर्व ने अंतरिक्ष जानवर की थैली को अपने आलिंगन में थपथपाया और त्यानची हिमशेर घाटी के ऊपर आकाश में फिर से प्रकट हुआ। हिमसिंह, चलो जल्दी से चलते हैं। अथर्व त्यानची हिमसिंह पर कूद पड़ा। उसके पीछे 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन मानो फिर से उसे पकड़ ही नहीं पाया। शायद वह इस मौके का फायदा उठाकर 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को झटक सके। त्यानची हिमसिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और बिजली की तरह आगे की ओर उड़ गया। त्यानची हिमसिंह की पीठ पर अथर्व ने पीछे मुड़कर देखा और वास्तव में 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन का कोई निशान नहीं देखा। तभी वह शांत हुआ और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का शोधन शुरू किया जिसे उसने अभी अभी ग्रहण किया था। चौथे स्तर के आत्मा गुरु की आध्यात्मिक ऊर्जा निस्संदेह अथर्व के वर्तमान साधना स्तर के लिए थोड़ी कमजोर थी। इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद वह केवल 7वें स्तर के आत्मा गुरु के किनारे से मध्य चरण तक ही गया। 2 दिन बाद अथर्व ने धीरे से अपने शरीर से एक गहरी सांस छोड़ी। सामने आसमान की ओर देखते हुए उसे अब तक मिस्टी पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच पहुंच जाना चाहिए था। आधी दूरी पार कर चुका था। बॉस, वह 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन फिर से हमारा पीछा कर रहा है। छोटू ने पीछे आसमान की ओर देखा। दूर एक लाल रंग की आकृति तेजी से उनका पीछा कर रही थी। दहाड़, धिक्कार है इंसान, तुम भाग नहीं सकते। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, मैं तुम्हें जिंदा ही चीर डालूंगा। पीछे आसमान में 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा। अरे, ये भूत जैसा क्यों है जिसे भगाया नहीं जा सकता? हिमसिंह, चलो नीचे चलते हैं। अथर्व के हाव भाव तुरंत बदल गए। गुस्से से गालियां देने के बाद उसने तुरंत त्यानची हिमसिंह को वापस पर्वत श्रृंखला में गोता लगाने को कहा। मानव, तुम बच नहीं सकते। 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन, तुम्हें ये याद है युवा स्वामी? देर सवेर मैं तुमसे उचित व्यवहार करूंगा। ये कहकर अथर्व तुरंत त्यानची हिमसिंह के साथ नीचे पर्वत श्रृंखला में भाग गया। 10 दिन बाद धुंधली पर्वत श्रृंखला की एक घाटी के ऊपर त्यानची हिमसिंह की आकृति फिर से हवा में उछल पड़ी। त्यानची हिमसिंह की पीठ पर अथर्व कुछ अस्त व्यस्त था। इन 10 दिनों में उसने 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन के पीछा से बचने के लिए काफी कष्ट सहे थे। हालांकि वह इन 10 दिनों में निष्क्रिय नहीं रहा था। उसने इस अवसर का लाभ उठाकर 3 और मार्शल मास्टर्स को निगल लिया। एक 6ठे स्तर का मार्शल मास्टर, एक 3रे स्तर का मार्शल मास्टर और सबसे ऊंचा स्तर एक 7वें स्तर का मार्शल मास्टर। मार्शल मास्टर क्षेत्र में उसका साधना स्तर 9वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। ब्लड लिजर्ड, 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन मुझे हमेशा कैसे ढूंढ लेता है? अथर्व ने अपने अंतरिक्ष जानवर के थैले से ब्लड लिजर्ड को बुलाया। लगभग 20 दिन हो गए थे और 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन साई की तरह उसका पीछा कर रहा था, जिससे अथर्व बहुत हैरान था। गुरुजी, इस धुंधली पर्वत श्रृंखला में सभी राक्षसी जानवर और जंगली जानवर 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन की आंखें और कान हैं, इसलिए वह आपको आसानी से ढूंढ सकता है, रक्त छिपकली ने कहा। तो बात ऐसी ही है। अथर्व का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि वह 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन के पीछा से बच नहीं सकता और उसे कोई और रास्ता सोचना होगा। गुरुजी, हमें जल्द ही मिस्टी पर्वत श्रृंखला छोड़ देनी चाहिए। एक बार जब हम मिस्टी पर्वत श्रृंखला छोड़ देंगे तो 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन हमारा पीछा नहीं करेगा, रक्त छिपकली ने फिर कहा। ओह, ऐसा क्यों? अथर्व थोड़ा उलझन में था। मानव क्षेत्र में हम राक्षसी जानवर लापरवाही से अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते। शक्तिशाली मानव विशेषज्ञों को हम पर हमला करने के लिए आकर्षित करना आसान है, रक्त छिपकली ने कहा। बॉस देखो, वह 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन फिर से आ रहा है। मानो कोई आत्मा अभी भी मौजूद है। छोटू ने अपना सिर उठाया और पीछे देखा। 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन फिर से उनके पीछे आकाश में प्रकट हो गया था। मानव, मैंने तुमसे कहा था तुम भाग नहीं सकते। पीछे आकाश में 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन, अगली बार मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुम्हारी नसें निकाल दूंगा। अथर्व जोर से चिल्लाया। अरे तुच्छ मानव, अभी तुम में इतनी ताकत नहीं है। मैं पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा। 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन तेजी से दहाड़ता हुआ पूरे रास्ते दौड़ा। आओ, अगर हिम्मत है तो देखते हैं तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। अथर्व ने ठंडी सांस ली और उसके पास फिर से धुंधली पर्वत श्रृंखला में गोता लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हवा में इस 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को झटकने का कोई रास्ता नहीं था।
गर्जन, धिक्कार है इंसान, हिम्मत है तो बाहर आ। 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन गुस्से से दहाड़ा। अथर्व को फिर से पर्वत श्रृंखला में भागते देख वह और भी क्रोधित हो गया। पर्वत श्रृंखला के भीतर किसी को ढूंढना उसके लिए मुश्किल था, वरना वह उस धिक्कारते इंसान को कब का पकड़ लेता। मिस्टी पर्वत श्रृंखला में जहां भाड़े के सैनिकों के समूह डेरा डाले हुए थे, वहां हाल ही में ये खबर फैली थी कि 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन एक इंसान का बेतहाशा पीछा कर रहा है। किसी को नहीं पता था कि इस इंसान ने ऐसा क्या किया था कि 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन इतना क्रोधित हो गया। हर कोई यही सोच रहा था कि 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ वाले ड्रैगन को किसने उकसाया था। जो भी 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ वाले ड्रैगन के सामने से बच सकता था, वह जरूर कोई बड़ा विशेषज्ञ होगा, है ना। इस बीच अथर्व अभी भी धुंधली पर्वत श्रृंखला में दयनीय हालत में भाग रहा था। सौभाग्य से वह 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ ड्रैगन के पीछा से बचने का तरीका जान गया था। जब तक वह धुंधली पर्वत श्रृंखला में इधर उधर घूमता रहा, 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ ड्रैगन के लिए उसे ढूंढना आसान नहीं था। और इन पिछले कुछ दिनों में अथर्व को लगा कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसकी गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। यह उसकी जान बचाकर भागने से और भी बढ़ गई थी और इसे एक अप्रत्याशित उपलब्धि माना जा सकता है। 10 दिन बाद एक बदकिस्मत छठे स्तर के मार्शल मास्टर को निगलने का मौका पाकर अथर्व एक बार फिर त्यानची हिमसिंह पर सवार होकर हवा में उड़ गया। 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ ड्रैगन के गुस्से और गति को भांपकर अथर्व को अब ज्यादा चिंताएं नहीं रहीं। खैर, 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए उसने जो भी करना था किया, बस बीच बीच में थोड़ी देर के लिए जंगल की पर्वत श्रृंखला में छिपना पड़ा। टकराना। त्यानची हिमसिंह की पीठ पर अथर्व के दानतियान क्यू सागर से एक धीमी सी आवाज फैल रही थी। उसका आभामंडल तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अस्त व्यस्त अवस्था में भागते हुए भी वह साधना करना नहीं भूला था और आखिरकार वह 9वें स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र में पहुंच गया था। उसने गहरी सांस ली, आंखें खोली और हजारों मीटर पीछे खड़ी उस विशालकाय आकृति को देखा। वह हल्का सा मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया, 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ ड्रैगन, आगे इंसानों का इलाका है। अगर तूने और पीछा किया तो इंसानों के बीच के मजबूत विशेषज्ञ तुझे छोड़ेंगे नहीं। चाहे वह इंसानों का इलाका ही क्यों न हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 9 सिरों वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन सचमुच गुस्से से भर गया था। वह 1 महीने से भी ज्यादा समय से अपने सामने खड़े इंसान का पीछा कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया था और लगभग पागल हो रहा था। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। वह चाह रहा था कि वह तुरंत दौड़कर अथर्व को टुकड़े टुकड़े कर दे। हम्फ। अथर्व ने ठंडी सांस ली, उसके शरीर से ठंडक फैल रही थी और कहा, 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ ड्रैगन, अगली बार जब यह युवा स्वामी प्राचीन क्षेत्र में वापस आएगा तो मैं निश्चित रूप से आपकी खाल खींच लूंगा और आपकी नसें निकाल लूंगा। मास्टर, मिस्टी सिटी बस आगे ही है, रक्त छिपकली ने अथर्व के पास कहा। नीचे धुंध की एक पतली परत के नीचे इमारतों का एक समूह दिखाई दे रहा था। एक बड़ा सा शहर नजर आ रहा था। आखिरकार धुंधले शहर पहुंच ही गया। अथर्व बहुत खुश हुआ। धुंधले शहर पहुंचते ही उसे डर नहीं लगेगा, भले ही 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ वाला ड्रैगन उसका पीछा करे। 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ वाला ड्रैगन अपने ठिकाने का पता लगाने के लिए धुंधले पर्वत श्रृंखला के राक्षसी जानवरों और जंगली जानवरों पर निर्भर था। धुंधले शहर में पहुंचते ही उसके लिए 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ वाले ड्रैगन से पीछा छुड़ाना बहुत आसान हो जाएगा। स्नोलान, चलो नीचे चलते हैं, अथर्व ने त्यानची स्नोलान से कहा। मानव, देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। अपने सामने धुंधली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाले मानव को देखकर 9 सिरों वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन दहाड़ा। उसके शरीर के चारों ओर की लालिमा बहुत तेज हो गई। उसने जरूर कोई तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया होगा और उसकी गति तुरंत काफी बढ़ गई। 3000 मीटर, 2800 मीटर, उसकी गति और तेज होती जा रही थी। कांव कांव। धुंधली पर्वत श्रृंखला के किनारे पर 3 उड़ते हुए राक्षसी जानवर दहाड़ते हुए निकले। वे 3 दूसरी श्रेणी के उड़ने वाले राक्षसी जानवर थे और उनमें से प्रत्येक की पीठ पर 5 युवा बैठे थे। आगे वाले, रुको। बिना पंजीकरण के उड़ने वाले राक्षसी जानवरों को मिस्टी सिटी के ऊपर हवा में उड़ने की इजाजत नहीं है। एक जोरदार आवाज आई। लगभग 1 दर्जन युवा लोग तेजी से आ रहे त्यानची हिमसिंह को आश्चर्य से देख रहे थे। त्यानची हिमसिंह के शरीर पर आभा देखकर दूसरे दर्जे के 3 उड़ने वाले राक्षसी जानवर भी थोड़ा कांप गए। क्या आप चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी हैं? अथर्व ने आगे आकाश में खड़े दर्जन भर युवाओं की ओर देखा और पूछा। ये सही है, हम वास्तव में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से हैं, मार्शल मास्टर स्तर के एक युवक ने उत्तर दिया। जल्दी से रास्ते से हट जाओ। मैं भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक शिष्य हूँ। मेरे पीछे मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला से 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन है। अगर तुम अभी नहीं गए तो अपनी जान गंवा दोगे। अथर्व चिल्लाया। फिर उसने दर्जन भर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों की अनदेखी की और सीधे आकाश पंखों वाले हिमसिंह को आगे बढ़ने के लिए कहा। 9 सिरों वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन। 9 सिरों वाला राक्षसी बाढ़ ड्रैगन सचमुच यहाँ है।
जल्दी से नगर स्वामी को सूचित करो। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायियों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। दूर से आती हुई विशाल लाल आकृति, अत्याचारी आभा, क्रूर रूप, ये वास्तव में मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला का 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन था, जैसा कि किंवदंतियों में वर्णित है। टकराना। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक शिष्य ने पहले ही एक संकेत भेजा था। इस समय अथर्व के मुंह पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को धुंध राजधानी में फुसलाकर वह सुरक्षित रहेगा। जहां तक धुंध राजधानी की बात है, 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को उन्हें सिर दर्द देने दो। दहाड़ो, रास्ते से हट जाओ, तुम कमबख्त इंसानों। 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा। उसका विशाल शरीर सीधे 3 दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवरों से टकराया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी जिन 3 दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवरों पर सवार थे, वे इतने डर गए कि उनके शरीर कांप उठे। बैंग बैंग। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन ने एक दूसरे दर्जे के उड़ने वाले राक्षसी जानवर को सीधे उड़ा दिया, जिससे उसका शरीर हवा में ही गिर गया। दूसरे दर्जे के उड़ने वाले राक्षसी जानवर की पीठ पर बैठे 5 चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी भी हवा में ही गिर गए। देखो, एक राक्षसी जानवर आक्रमण कर रहा है। हे भगवान, यह मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला से 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन जैसा दिखता है। ये क्रूर प्राणी यहाँ क्यों आया है? मिस्ट कैपिटल सिटी में कोई भी इसे हरा नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिस्ट कैपिटल सिटी में सभी ने आकाश में उस विशालकाय प्राणी को घबराहट में देखा। 5वीं श्रेणी के मध्य स्तर के राक्षसी जानवर का सामना केवल मार्शल जनरल के 7वें स्तर से ऊपर के साधक ही कर सकते थे। मिस्ट कैपिटल सिटी में ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। मिस्ट कैपिटल सिटी का नगर स्वामी सतीश केवल मार्शल सोल स्तर का था। धिक्कार है इंसानों, बाहर आओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिस्ट कैपिटल सिटी में 9 सिरों वाला राक्षसी बाढ़ का अजगर आकाश में चक्कर लगा रहा था। हवा से धधकती लपटों की एक धारा फूट पड़ी, जो भीषण आग के समुद्र में बदल गई और कई सड़कों पर फैल गई। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई और कई लोग आग की लपटों में घिर गए और जलकर राख हो गए। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यह मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का क्षेत्र है। अगर तुम अभी नहीं गए तो मेरा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तुम्हारे अड्डे को जरूर नष्ट कर देगा। दूर से एक जोरदार आवाज आई। तुरंत एक विशाल तृतीय श्रेणी के उड़ने वाले राक्षसी जानवर की पीठ पर सवार कई आकृतियां वहां पहुंचीं। उनका नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था और कोई नहीं बल्कि सतीश था। दहाड़ दहाड़, मुझे बस एक इंसान ढूंढना है। उस इंसान को सौंप दो और मैं तुरंत चला जाऊंगा। 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ पर बनी आकृतियों को घूर रहा था, मानो उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बारे में कुछ शंकाएं हों। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन, तुरंत चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ पर सतीश के बगल में एक नीले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को घूर रहा था। ये व्यक्ति लगभग 50 साल का था, लंबी भौहों और चमकदार आंखों वाला। उसका शरीर थोड़ा दुबला पतला था, लेकिन उसकी अपनी एक अलग आभा थी। मार्शल जनरल। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन की आंखें 50 साल के बूढ़े आदमी को देखते ही झुक गईं, उसकी आभा को महसूस करते हुए। उसने कहा, तुम सिर्फ 6ठे दर्जे के मार्शल जनरल हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शक्तिशाली लोग जल्द ही आएंगे, तब तक तुम्हारे भागने में बहुत देर हो जाएगी, नीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। दहाड़, तुम इंसान संख्याबल पर निर्भर रहने के अलावा और क्या कर सकते हो? आज मैं उस इंसान को किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा। अथर्व के प्रति उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। आमतौर पर वह इंसानों के इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज वह सचमुच गुस्से में था। 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन, तुम बहुत घमंडी हो, नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर हवा में उछल पड़ा। उसके पैरों के नीचे सच्ची क्यूई की एक चमक दिखाई दी और उसके हाथ में हवा से एक जलस्तंभ उभरा। जैसे ही जलगुण उमड़ा, कई मीटर मोटा एक जलस्तंभ टूटे हुए धागे से निकले तीर की तरह बाहर निकला, अंतरिक्ष को चीरता हुआ सीधे 9 सिरों वाले राक्षसी बार ड्रैगन की ओर इशारा करता हुआ। 6ठे स्तर के मार्शल जनरल, मैं तुमसे नहीं डरता। 9 सिरों वाला राक्षसी बार ड्रैगन दहाड़ा। उसके मध्य सिर से आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जिसकी प्रचंड शक्ति उन्मत्त रूप से उमड़ रही थी। आकाश में युद्ध आतिशबाजी की तरह चकाचौंध हो गया। बैंग बैंग, हवा में बिजली कड़कने जैसी तेज ध्वनियां गूंज रही थीं। नीचे घरों के बड़े बड़े हिस्से ढह गए। आदमी और जानवर में पहले ही लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर हर तरफ दहशत भरी भीड़ थी। 6ठे स्तर का मार्शल जनरल, क्या ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का कोई आंतरिक बुजुर्ग हो सकता है? गली के एक कोने में अथर्व ने भीड़ के बीच छिपने के लिए अफरा तफरी का फायदा उठाया था। वह आकाश में युद्ध देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।
इस 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन की ताकत वाकई भयानक थी। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह पहले स्तर के मार्शल जनरल के स्तर तक पहुंच गया तो वह इससे निपट सकेगा। अगर अगली बार उसे मौका मिला तो वह इस 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन की खाल उतारकर उसकी आंतें फाड़ देगा। इसने 1 महीने से ज्यादा समय तक उसका पीछा किया था और उसे इसका बदला लेना था। आकाश में मार्शल जनरल विशेषज्ञ द्वारा 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को रोके रखने के बाद अथर्व अब और नहीं भागा। छठे स्तर का मार्शल जनरल, भले ही वह 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को हरा न सका, फिर भी वह उसे रोक सकता था। बैंग बैंग, आकाश में भारी ध्वनियां गूंज उठीं। घरों के बड़े बड़े हिस्से ढह जाने के बाद नीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति, जो छठे स्तर का मार्शल जनरल था, के पास 9 सिरों वाले राक्षसी बार ड्रैगन को मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के किनारे ले जाकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, वरना पूरा मिस्ट कैपिटल शहर तबाह हो जाता। नीचे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों के सामने सतीश कुछ पहले आए शिष्यों से स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। आखिर किसने इस क्रूर प्राणी को मिस्ट कैपिटल सिटी में आने के लिए उकसाया? सतीश ने गंभीर भाव से पूछा। अगर इस 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को उकसाया न गया होता तो यह मिस्ट कैपिटल सिटी में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता। बड़े साहब, वह हरे वस्त्र पहने एक युवक था। उसने कहा कि वह भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक शिष्य है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक युवा शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। हरे वस्त्र पहने एक युवक ने 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को उकसाया। क्या ये संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य हो सकता है? अन्यथा 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को भड़काने की क्षमता किसमें होगी? सतीश हैरान दिखे। बड़े साहब, ये वही व्यक्ति है। तभी हरे वस्त्र पहने एक युवक धीरे धीरे वहां आया। शिष्यल्द सतीश का अभिवादन करता है। अथर्व इसी समय सतीश के सामने पहुंचा। किसी ने पहले से ही 9 सिरों वाले राक्षसी बार ड्रैगन को रोक रखा था। विचार करने के बाद अथर्व ने निर्णय लिया कि पहले मिस्ट कैपिटल सिटी में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की स्थिति के बारे में पूछताछ करना बेहतर होगा। इस सतीश ने उसे पहले देखा था और जानता था कि वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से है। तुम? सतीश ने अथर्व की तरफ देखा। उसकी बाहें थोड़ी ऊपर उठीं। थोड़ी उलझन के बाद उसने तुरंत आश्चर्य से कहा, तुम क्या लू? अथर्व, ये शिष्य सचमुच अथर्व है, अथर्व ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि सबको लगा था कि वह मर गया है। उस सतीश को देखते ही उसके चेहरे के भाव देखकर उसे यह अंदाजा हो गया था। तुम असल में मरे नहीं हो। सबको लगा था कि तुम मर गए हो। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कई बार लोगों को भेजा, लेकिन वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा होगे। आश्चर्य के बाद सतीश तुरंत मुस्कुराया और फिर बोला, क्या ये 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन तुम्हारा पीछा कर रहा है? बिल्कुल, मैंने एल्डर सतीश को परेशान कर दिया है। ये जानवर 1 महीने से भी ज्यादा समय से मेरा पीछा कर रहा है और मैं लगभग जिंदा बच ही नहीं पाया, अथर्व ने कहा। क्या 9 सिर वाले राक्षसी बार के अजगर ने 1 महीने से भी ज्यादा समय तक तुम्हारा पीछा किया और फिर भी तुम जिंदा बच निकले? सतीश ने अथर्व को आश्चर्य से देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास सा था। इस 9 सिर वाले राक्षसी बाढ़ के अजगर की ताकत क्या थी? अगर 9 सिर वाला राक्षसी बाढ़ का अजगर उसका पीछा भी करे तो भी वह उससे बच नहीं पाएगा, ऐसा उसका अंदाजा था। आसपास मौजूद चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कुछ शिष्य भी अथर्व को शक की निगाह से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अथर्व बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहा। अथर्व व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर दूसरे उस पर विश्वास नहीं करते तो वह कुछ नहीं कर सकता था, उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वैसे भतीजे अथर्व, यह अच्छी बात है कि तुम मरे नहीं। तुम्हारे पिता पिछले साल तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए यहाँ आए थे। तुम्हारे परिवार में सभी को लगा था कि तुम मर गए हो और संप्रदाय की मिस देवांशी ने भी कई बार तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजा था, सतीश ने कहा। पिताजी? अथर्व थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुराग शास्त्री खुद उसके बारे में पूछताछ करने आएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे अपने पिता से कोई खास लगाव नहीं था और वे शायद ही कभी मिलते थे। अथर्व के चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। अगर शास्त्री परिवार को पता चलता कि वह मर गया है तो उसकी मां का दिल जरूर टूट जाएगा। फुश! दूर से एक आकृति नीचे कूदी। नीले वस्त्र पहने, लंबी तलवार लिए, फटे कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी सबके सामने आया। वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का 6ठे दर्जे का मार्शल जनरल बूढ़ा था। एल्डर आशुतोष, कैसा लगा? नीले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति को देखकर सतीश ने तुरंत पूछा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत सम्मानजनक थी, जो ये दर्शाती थी कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में इस वृद्ध व्यक्ति की स्थिति निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। वह जानवर चला गया, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के और भी ताकतवर लोग आ रहे हैं, इसलिए वह चला गया। पता नहीं किस कमीने ने इस खूंखार जीव को मिस्ट कैपिटल सिटी आने के लिए उकसाया। नीले वस्त्रधारी बूढ़े ने ऊंची आवाज में कहा। धिक्कार है, तुम तो कमीने हो। अथर्व ने तुरंत मन ही मन कोसा। ये बूढ़ा आदमी वाकई बहुत बदतमीज है। खांसी!
सतीश ने तुरंत सूखी खांसी की। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य भी चुपके से हंस पड़े। एल्डर आशुतोष, वह व्यक्ति जिसने 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को उकसाया था, वह वही है। यह अथर्व है जो 1.5 साल पहले मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में 10,000 फुट ऊंची चट्टान से गिर गया था, सतीश ने कहा। अथर्व, बूढ़े ने तुरंत अथर्व की ओर देखा, उसके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव आ गया। उसने कहा, क्या यह उस बदचलन अनुराग शास्त्री का बेटा हो सकता है? मैंने पिछली बार सुना था कि वह वसंत टाउन का 3 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट था। ये सही है, ये वही है, सतीश ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर अथर्व से कहा, यह एल्डर आशुतोष हैं, जो संप्रदाय के आंतरिक बुजुर्गों में से एक हैं। वह वर्तमान संप्रदाय गुरु के वरिष्ठ भाई भी हैं और आपके पिता अनुराग शास्त्री के गुरु भी हैं। आपको अनादर नहीं करना चाहिए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के गुरु का वरिष्ठ भाई, सिर्फ 6ठे स्तर का मार्शल जनरल, और अनुराग शास्त्री का गुरु। अथर्व तुरंत चौंक गया, फिर बिना किसी आश्चर्य के आदरपूर्वक झुक गया। शिष्य एल्डर आशुतोष का अभिवादन करता है। क्या तुमने अभी अभी 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को उकसाया है? एल्डर आशुतोष ने अथर्व की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ही थे जिसने अभी अभी 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को आकर्षित किया था? एल्डर आशुतोष ने अथर्व की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, ये 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन 1 महीने से भी ज्यादा समय से मेरा पीछा कर रहा है। मैं धुंधली पर्वत श्रृंखला में लगभग मर ही गया था, अथर्व ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर आशुतोष का ये पूछने का क्या इरादा है। आप एक 3 तत्व मार्शल कलाकार हैं? एल्डर आशुतोष ने फिर पूछा। हाँ, मैं अग्नि, वायु और पृथ्वी का त्रितत्व वाला मार्शल कलाकार हूँ, अथर्व ने उत्तर दिया। ये वही परिणाम था जो पिछली बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने परीक्षण किया था, इसलिए छिपाने की कोई बात नहीं थी। बच्चे, ये कदम उठाओ, पीछे मत हटो। तभी एल्डर आशुतोष ने बिना किसी प्रस्तावना के अपनी लंबी तलवार को झटका, जिससे तुरंत तलवार की कई परछाइयां बन गईं जो अथर्व की ओर बढ़ीं। तलवारों की कई परछाइयां हवा में फैल गईं और तलवारों की तेज रोशनी बिखेरने लगीं। मजाक का जरा भी नामो निशान नहीं था। अथर्व के आसपास का पूरा इलाका तलवारों की परछाइयों से घिरा हुआ था। ये एल्डर आशुतोष क्या करना चाहता है? अथर्व के चेहरे पर तुरंत भाव उतर गए। वह तेजी से पीछे हट गया, लेकिन तलवार की परछाइयां साए की तरह उसका पीछा करती रहीं और पूरी जगह को ढक लिया। तलवार की तेज ऊर्जा पहले ही आ चुकी थी। वांग मिंग्यू भी उलझन में दिख रही थी, लेकिन ये देखकर कि एल्डर आशुतोष का कोई हत्या का इरादा नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने शायद अंदाजा लगा लिया था कि एल्डर आशुतोष अथर्व की परीक्षा लेना चाहते थे। 1000 हाथ दरार सील। अथर्व के पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि एल्डर आशुतोष की तलवार के वार में पूरी ताकत नहीं लगी थी, लेकिन उनकी ताकत कमजोर तो नहीं थी। मोहे चढ़ाकर उन्होंने एक हाथ की मुहर बनाई और चारों दिशाओं से एक विशाल पृथ्वी गुण ऊर्जा तुरंत उमड़ पड़ी। उनकी हथेली के निशान पर पृथ्वी गुण ऊर्जा की लहरें एक के बाद एक इकट्ठा होती गईं। एक क्षण में उसकी पूरी आभा और शक्ति फैल गई। पीले, मिट्टी के रंग का एक हथेली का निशान आकाश में ऊपर उठा और कई धुंधले हथेली के निशानों में बदल गया, जो तलवार की रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। पीले स्तर का उच्च स्तरीय मार्शल कौशल। अथर्व द्वारा प्रदर्शित 1000 हाथ वाली दरार वाली मुहर को देखकर जानकार होने के कारण सतीश ने तुरंत आश्चर्यचकित भाव व्यक्त किया। हुश हुश। तलवार की रोशनी का एक गोला अंतरिक्ष को चीरता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, जिसमें एक शक्तिशाली जल गुण ऊर्जा थी। एल्डर आशुतोष की कुछ हैरान आंखों में वह तुरंत अथर्व के हथेली के निशान से टकरा गया। तलवारों की परछाइयां और हथेलियों के निशान आपस में टकराए और दोनों ताकतें सीधी टक्कर में आ गईं। फिर हवा में धरती हिला देने वाले धमाके गूंज उठे और एक प्रचंड ऊर्जा ऊपर की ओर फूट पड़ी। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही हिंसक ऊर्जा बिखरी, आसपास के चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी तेजी से भाग गए। हिंसक ऊर्जा चारों ओर फैल गई और जमीन पर कई दरारें पड़ गईं। यहां तक कि सतीश को भी कई कदम पीछे हटना पड़ा। ऊर्जा के क्षय के बाद अथर्व का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके बजाय एल्डर आशुतोष का शरीर सीधे एक कदम पीछे हट गया। ऐसा नहीं था कि एल्डर आशुतोष की शक्ति अथर्व से कम थी, बल्कि एल्डर आशुतोष ने अभी अभी 5वें स्तर के मार्शल मास्टर की शक्ति का ही उपयोग किया था। अंत में एल्डर आशुतोष की शक्ति तुरंत 9वें स्तर के मार्शल मास्टर के स्तर तक बढ़ गई, लेकिन वह अभी भी नुकसान में था। अथर्व में पहले से ही 9वें स्तर के मार्शल मास्टर की ताकत थी। उसकी असामान्य प्रतिभा एक औसत 9वें स्तर के मार्शल मास्टर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। 9वें स्तर के मार्शल मास्टर के स्तर पर सामान्य परिस्थितियों में एक प्रथम स्तरीय मार्शल आत्मा को भी अथर्व के साथ कुछ भी करने में कठिनाई होती। इसके अलावा अथर्व पीले स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल 1000 हाथ तोड़ने वाली मुहर का इस्तेमाल कर रहा था। अगर अथर्व पूरी तरह से हत्या करने के इरादे से भरा होता तो दूसरे या तीसरे स्तर की मार्शल आत्मा के मारे जाने की भी संभावना थी। इसलिए एल्डर आशुतोष स्वाभाविक रूप से नुकसान में पड़ गए।
इस समय अथर्व को देखते ही एल्डर आशुतोष की आंखें एकदम से चौंक गईं और उन्होंने अविश्वास से पूछा, बच्चे, तुम 9वें स्तर के मार्शल मास्टर हो? वांग मिंगयू भी इस पल हैरान था। अथर्व की आभा की तीव्रता को देखते हुए अथर्व पहले ही 9वें स्तर के मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंच चुका था। इतनी कम उम्र में वह संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के बिल्कुल बराबर था। हाँ, मैं अभी कुछ देर पहले ही टूट कर आया हूँ, अथर्व ने कहा। अथर्व ने भी अपनी ताकत दिखाने की अपनी योजनाएं बनाई थीं। हालांकि एल्डर आशुतोष का हमला अभी अभी शक्तिशाली था, लेकिन उसमें मारने की कोई मंशा नहीं थी। अथर्व ये भांप सकता था। वाह वाह, लगता है धुंधले शहर की मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। एल्डर आशुतोष तुरंत मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में कुछ आत्मसंतुष्टि और कुछ साजिश भी झलक रही थी। वह सचमुच 9वें स्तर का मार्शल मास्टर है। इस क्षण सतीश के हाव भाव फिर बदल गए। ऐसी प्रतिभा वाकई अद्भुत थी। बच्चे, मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एल्डर आशुतोष ने अथर्व की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अथर्व एल्डर आशुतोष की आंखों में एक बुरी नीयत वाली शैतानी मुस्कान देख सकता था, मानो कोई साजिश और आत्मसंतुष्टि हो। सैकड़ों मीटर दूर एल्डर आशुतोष ने हंसते हुए अथर्व को पास के एक सुनसान इलाके में ले गए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सतीश और बाकी लोग सुन ना पाएं, उन्होंने धीमी आवाज में अथर्व से कहा, बच्चे, क्या मैं तुमसे कुछ बात करूं? बड़े यू, कृपया निर्देश दें, अथर्व ने जल्दी से कहा। बात ऐसी है, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे अपना गुरु मानना ही होगा। एल्डर आशुतोष ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। क्या मैं आपको अपना गुरु मान लूं? एल्डर आशुतोष, क्या मेरे पिता आपके शिष्य नहीं हैं? अगर मैं आपको अपना गुरु मान लूं तो क्या ये? अथर्व कहना चाहता था कि अगर वह एल्डर आशुतोष को अपना गुरु मान लेता है तो क्या इससे वरिष्ठता गड़बड़ा नहीं जाएगी? अपने पिता अनुराग शास्त्री, उस बेकार आदमी का जिक्र मत करो। हम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लोगों को इसकी परवाह नहीं है। तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे अपना गुरु मानने पर अड़े रहना होगा, एल्डर आशुतोष ने कहा। यह अथर्व के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब उसने सोचा, यह एल्डर आशुतोष चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का वरिष्ठ भाई था। अगर वह उसका शिष्य बन जाता तो वह एक प्रमुख शिष्य बन जाता। साथ ही अगर वह प्रवाहित प्रकाश छाया शरीर गति तकनीक और 10,000 वर्षीय लाल ताम्र प्राप्त करना चाहता तो ये बहुत आसान होता। बच्चे, तुम अब भी किस बात से हिचकिचा रहे हो? अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का गहन स्तरीय मार्शल कौशल फ्लोइंग लाइट शैडो बॉडी का एक सेट दूंगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम पूरा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें संप्रदाय से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। एल्डर आशुतोष ने अथर्व को हिचकिचाते देखा, उसकी आंखें घूम गईं और फिर उसने कहा, बहता हुआ प्रकाश छाया शरीर। अथर्व का दिल कांप उठा। ये वही चीज थी जिसे पाने के लिए नील ने उसे कहा था। एल्डर आशुतोष, आप धमकी भरे और लुभाने वाले हैं, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर मुझे काटो। खैर, आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, एल्डर आशुतोष ने हंसते हुए कहा। एल्डर आशुतोष, क्या आपने बहते प्रकाश छाया शरीर के बारे में जो कहा वह सच है? अथर्व ने पूछा। जरूर, जब तुम मुझे अपना गुरु बनाओगे तो मैं तुम्हें प्रवाहित प्रकाश छाया शरीर दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हालांकि यह गति तकनीक केवल एक गहन श्रेणी का निम्न स्तरीय मार्शल कौशल है, फिर भी संप्रदाय के सभी मुख्य शिष्य इसे विकसित करने में सक्षम नहीं हैं, एल्डर आशुतोष ने कहा। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है, अथर्व ने तुरंत झुककर कहा। हे, अच्छे बच्चे, तुम समझदार हो। अपने गुरु का अनुसरण करके मैं गारंटी देता हूं कि तुम उन दूसरे बूढ़ों के अनुसरण से कहीं ज्यादा मजबूत बनोगे। एल्डर आशुतोष तुरंत हंसे और फिर फुसफुसाए, बच्चे, तुम अभी मुझे गुरु नहीं कह सकते और तुम हमारे सौदे के बारे में किसी को बिल्कुल नहीं बता सकते। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ समय के लिए ये भी दिखावा करना होगा कि तुम मुझे नहीं जानते। ऐसा क्यों? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, जब तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। याद रखना, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंचने के बाद तुम्हें मुझे न जानने का नाटक करना होगा। अगर कोई चाहता है कि तुम उसे अपना गुरु बना लो तो तुम्हें कतई सहमत नहीं होना चाहिए। हमारा समझौता याद रखना, एल्डर आशुतोष ने हंसते हुए कहा। मैं समझ गया, अथर्व ने उलझन में पड़ते हुए कहा। हर चीज उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह धुंध में हो। सब लोग, सब ठीक है, तितर बितर हो जाओ। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन को हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने खदेड़ दिया है। दूर से सतीश ने सड़क पर जमा घनी भीड़ से जोर से कहा। 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन के शोरगुल ने पूरे मिस्टी सिटी को हिलाकर रख दिया था। धुंधले शहर में सतीश के नेतृत्व में अथर्व कई घुमावदार गलियों से गुजरते हुए एक विशाल भवन परिसर में पहुंचे। मुख्य हॉल में सतीश, एल्डर आशुतोष और धुंधले शहर के कई उपयाजक बैठे थे।
चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई शिष्यों ने पहले ही सबके सामने अमरफल और नाश्ते रख दिए थे। अथर्व, तुम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कब लौटने की योजना बना रहे हो? तुम एक बड़ी आपदा से बच गए हो और अभी भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी हो, सतीश ने अथर्व से कहा। बड़े वांग, मैं पहले वसंत कस्बे वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। मेरी माँ को ये जानकर ज़रूर बहुत दुख होगा कि मैं मर गया, इसलिए मैं पहले वापस जाकर उनसे मिलने की योजना बना रहा हूँ, अथर्व ने मन ही मन एक स्थायी निर्णय लेते हुए कहा। चूंकि वह मरा नहीं था, इसलिए उसे अपनी माँ को बताना ही था। यह ज़रूरी नहीं है, मैं शास्त्री परिवार के पास किसी को भेजकर उन्हें सूचित करूंगा कि आप सुरक्षित रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में लौट आए हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में लौट आएं। आपको 1.5 साल की देरी हो गई है और आप मुख्य शिष्यों के लिए पिछले चयन से चूक गए हैं। 1.5 साल में एक और मौका मिलेगा, इसे मत गंवाना, सतीश ने कहा। 1.5 साल नहीं, इस बार यह आधा साल पहले होगा, जो कि अब से 1 साल बाद है। क्योंकि 1.5 साल में 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के बीच प्रतिस्पर्धा का समय होगा, इसलिए मुख्य शिष्यों के लिए दूसरा चयन आधा साल आगे बढ़ा दिया जाएगा, एल्डर आशुतोष ने कहा। यह अथर्व थोड़ा स्तब्ध रह गया। तभी एल्डर आशुतोष की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बच्चे, अब तुम्हारे लिए मुख्य शिष्य बनना कोई समस्या नहीं है। मेरा शिष्य स्वाभाविक रूप से एक मुख्य शिष्य है। बस हमें अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। बेहतर होगा कि तुम पहले वापस जाओ। मुख्य शिष्य का चयन तुम्हारे लिए बस एक औपचारिकता है। तुम्हारा लक्ष्य एक ऊंचा है। तो मैं एल्डर सतीश को परेशान करूंगा। मैं अब सीधे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की ओर जाऊंगा, अथर्व ने तुरंत सतीश से कहा। एल्डर आशुतोष, क्या आप भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस नहीं लौट रहे हैं? क्यों न हम साथ चलें? सतीश ने आदरपूर्वक एल्डर आशुतोष से पूछा। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। उसे अभी अकेले ही वापस जाने दो। ये पूरी यात्रा हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के क्षेत्र में है, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं होगा, एल्डर आशुतोष ने तुरंत कहा। मैं अकेले ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जाऊंगा। वहां कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए, अथर्व ने तुरंत कहा, एल्डर आशुतोष की आंखों में एक जानकार मुस्कान बिखेरते हुए। उन दोनों को इस समय जितना हो सके एक दूसरे से अनजान होने का नाटक करना पड़ा। उसे ये भी नहीं पता था कि एल्डर आशुतोष क्या करने वाले हैं। इसके बाद सबके सवालों के जवाब में अथर्व ने बताया कि चट्टान से गिरने के बाद क्या हुआ था, हालांकि वह विवरण कर रहा था। उसने बस इतना कहा कि उसने गलती से एक पेड़ की बेल पकड़ ली थी, चट्टान पर वापस चढ़ गया और फिर संयोग से एक भाड़े के सैनिकों के समूह के पीछे प्राचीन क्षेत्र में चला गया और आखिरकार बड़ी मुश्किल से वापस लौट पाया। अथर्व की कहानी सुनकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए, इसे एक अद्भुत उपलब्धि मान रहे थे। अथर्व की बातों पर किसी को संदेह नहीं था। बाद में सतीश और एल्डर आशुतोष से अथर्व को देवांशी और अन्य लोगों की स्थिति का सामान्य ज्ञान मिला। देवांशी 1.5 साल पहले ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया था। सिराज, अनंग, खुशी और प्रतिमा भी बिना किसी अपवाद के प्रत्यक्ष शिष्य बन गए। वसंत नगर की प्रतिष्ठा तुरंत बढ़ गई। अगले दिन अथर्व धुंध शहर में ज्यादा देर नहीं रुका। वह सुबह सुबह सीधे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए रवाना हो गया। एल्डर आशुतोष धुंध शहर में ही रहा। अथर्व के जाने से पहले एल्डर आशुतोष ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि वह अपने समझौते को न भूले और उदारतापूर्वक उसे एक 4थी श्रेणी की निम्न स्तरीय औषधीय गोली भेंट की, जो एक मीटिंग गिफ्ट के रूप में थी। स्वाभाविक रूप से अथर्व ने 4थी श्रेणी की औषधीय गोली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसके पास 4थी श्रेणी की औषधीय गोली की कमी नहीं थी। अथर्व उस समय स्विफ्ट लाइट शैडो मूवमेंट तकनीक के बारे में सोच रहा था। जब अथर्व ने उड़ती आत्मा संप्रदाय को छोड़ा तो उसने गुप्त कक्ष में बची हुई अधिकांश चीजें भूत परी विमला को दे दी थीं, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उससे उसका भाग्य बहुत छोटा था। आकाश पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर छोटा ड्रैगन, जो अथर्व की आस्तीन में छिपा हुआ था, उसके कंधे पर चढ़ गया। बॉस, वह बूढ़ा आदमी आपको अपना शिष्य क्यों बनाना चाहता है? मुझे नहीं पता, अथर्व ने कहा, लेकिन मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। बॉस, उस 9 सिर वाले राक्षसी बार ड्रैगन ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मुझे सही तरीके से साधना करनी होगी। अगली बार मैं उसके सारे सिर उखाड़ दूंगा, छोटे ड्रैगन ने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाते हुए कहा। अथर्व ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, तो अच्छी तरह से साधना करो और जितनी जल्दी हो सके 4थे रैंक तक पहुंच जाओ। ठीक है, मैं अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करूंगा। ये तेज होना चाहिए, लिटिल ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। भ्रामक आत्मा मोहर की साधना करो, अथर्व आकाश पंख वाले हिमसिंह की पीठ पर बुदबुदाया। धुंध शहर से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तक आकाश पंख वाले हिमसिंह के साथ भी 5 दिन लगेंगे। उसकी मार्शल कलाकार साधना मार्शल गुरु के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी आत्मा गुरु साधना केवल आत्मा गुरु के 7वें स्तर पर ही थी। अभी वह मार्शल कलाकार स्तर को पार नहीं कर सकता था।
और यह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का क्षेत्र था। अगर वह दूसरों को निगलना चाहता था तो उसे और अधिक संयमित होने की आवश्यकता थी। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा से लिपटी एक जेड पर्ची निकाली। यह उच्च स्तरीय येलो स्तरीय आध्यात्मिक तकनीक थी जो नैना ने उसे भूत मार्शल संप्रदाय में दी थी। अथर्व उस नैना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका, जो कभी उग्र तो कभी कोमल होती थी। उसने अनुमान लगाया कि उसके भागने के बाद वह क्रोधित हुई होगी। भूत मार्शल संप्रदाय में अथर्व ने निम्न श्रेणी के येलो स्तर की पृथ्वी गुण मार्शल तकनीकों का एक समूह भी प्राप्त कर लिया था। हालांकि उनका पद और मूल्य कम नहीं था, अथर्व उन्हें विकसित करने की जल्दी में नहीं था। उल्टी आत्मा संप्रदाय में अभी भी कुछ निम्न श्रेणी के येलो स्तर की मार्शल तकनीकें बाकी थीं। इस समय उसके पास इस स्तर की मार्शल तकनीकों की कमी नहीं थी। खून की एक बूंद जेड स्लिप पर टपकी और अथर्व का मन उसमें डूब गया। अचानक जेड स्लिप से प्रकाश का एक तेज विस्फोट हुआ और फिर अथर्व के ग्लैबेला में धंस गया। एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने आसपास के स्थान को घेर लिया। एक पल बाद जेड स्लिप पर पड़ी रोशनी गायब हो गई और अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। यह मायावी आत्मा मोहर वाकई बहुत भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर सतीश और एल्डर लियू उस समय नैना को ये देने से हिचकिचा रहे थे। जेड स्लिप पर साधना संबंधी जानकारी से अथर्व को पता चला कि यह मायावी आत्मा मोहर एक दुर्लभ आत्मा तकनीक थी। आत्मा तकनीकों के संदर्भ में सख्ती से कहें तो इन्हें कई प्रकारों में विभाजित किया गया था, जिनमें शक्ति आक्रमण और आत्मा आक्रमण शामिल थे। स्पिरिट सोल स्लैश एक ऐसी ही स्पिरिट तकनीक एक प्रकार के पावर अटैक से संबंधित थी। साथ ही यह एक अत्यंत प्रभावशाली प्रकार का पावर अटैक भी था। बेशक स्पिरिट सोल स्लैश का आत्मा पर हमला भी अत्यंत शक्तिशाली था। यहाँ वर्णित पावर अटैक केवल सापेक्ष था। हालांकि यह मायावी आत्मा मोहर पूरी तरह से एक आत्मा का हमला थी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा की शक्ति का उपयोग करके अदृश्य रूप से प्रतिद्वंद्वी पर आत्मा क्षति पहुंचाती थी। यदि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति कमजोर थी तो यह सीधे उसकी आत्मा को नष्ट कर सकती थी। यदि उसकी शक्ति प्रबल थी तब भी यह उसे प्रभावित कर सकती थी। इसका एक प्रभाव यह था कि यह प्रतिद्वंद्वी के लिए भ्रम पैदा कर सकती थी, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाता था और वह भ्रम में पड़ जाता था। उस समय उसके लिए उसे मारना बहुत आसान हो जाता था। क्या ही जबरदस्त इल्यूजरी स्पिरिट सील है, अथर्व ने आश्चर्य से कहा। यह इल्यूजरी स्पिरिट सील वाकई बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि इसका दर्जा स्पिरिट सोल तकनीक जितना ऊंचा नहीं था और अकेले इस्तेमाल करने पर यह स्पिरिट सोल तकनीक जितनी शक्तिशाली भी नहीं हो सकती थी, फिर भी यह स्पिरिट सोल तकनीक के पहले स्तर स्पिरिट सोल स्लैश से थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। स्पिरिट सोल तकनीक के दूसरे और तीसरे स्तर की बात करें तो इल्यूजरी स्पिरिट सील की तुलना करना शायद मुश्किल होगा। हालांकि मायावी आत्मा मोहर का एक विशेष कार्य था। एक शुद्ध आत्मा आक्रमण के रूप में इसे उसकी युद्ध तकनीकों के साथ पूरी तरह से जोड़ा जा सकता था। एक साथ आत्मा आक्रमण और एक युद्ध तकनीक आक्रमण करने से संयुक्त प्रभाव अत्यंत भयानक होता। जहां तक आत्मा तकनीक का सवाल है, ये पूरी तरह से आत्मा के हमलों पर केंद्रित नहीं थी, इसलिए इसका पूरी तरह से संयोजन में उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में इसे दबा दिया गया था और समन्वय के साथ भी एक निश्चित समय का अंतर होगा। हालांकि भ्रामक आत्मा मोहर को पूरी तरह से सक्रिय किया जा सकता था और मार्शल तकनीकों के साथ एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। सैद्धांतिक रूप से दोनों पूर्ण विलय की स्थिति प्राप्त कर सकते थे। ये सोचकर अथर्व खुशी और उत्सुकता से भर गया। इस मायावी आत्मा मोहर की सफलतापूर्वक साधना करने के बाद उसके लिए उच्च स्तर पर विरोधियों को हराना और भी आसान हो जाएगा। साधना करो, अथर्व ने अपने मन और ऊर्जा को एकाग्र किया और जेड पर्ची से मिली साधना जानकारी के अनुसार साधना शुरू कर दी। एक क्षण बाद उसका शरीर अदृश्य पारदर्शी प्रकाश के एक घेरे में घिर गया। उसने रहस्यमयी हस्तमुद्राओं की एक श्रृंखला बनाई। अगर कोई अथर्व के सामने गौर से देखता तो उसे अदृश्य लहरों के वृत्त लहराते दिखाई देते। आसपास का पूरा स्थान धुंधला सा महसूस होता था। साधना में लीन उच्च स्तरीय येलो स्तरीय आत्मा तकनीक का अभ्यास करना अथर्व के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह असंभव नहीं था। कुछ कष्ट सहे बिना कोई अपनी शक्ति दूसरों से कैसे आगे निकल सकता है। आत्मा युद्ध महाद्वीप के 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय आत्मा युद्ध महाद्वीप पर स्थित एक अत्यंत उच्च स्तरीय शक्ति थी। ये 3 संप्रदाय और 4 द्वार अनगिनत वर्षों की विरासत वाले विशाल संप्रदाय और स्कूल थे। ये कहना कि संप्रदाय के भीतर कई शक्तिशाली व्यक्ति थे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों को सार्वजनिक रूप से 7 सबसे मजबूत पर्वतीय संप्रदायों के रूप में भी मान्यता दी गई थी, जिन्हें भड़काने की किसी ने हिम्मत नहीं की। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के क्षेत्र में कई बड़े शहर थे। सच कहें तो उनकी जनसंख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन वह कम से कम 10 अरब से ज्यादा थी। यद्यपि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का क्षेत्र विशाल था, फिर भी उसका पर्वत द्वार किसी नगर में नहीं बल्कि चंद्र पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित था। फिर भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के असंख्य शिष्य थे।
चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों को ही गिन लें तो उनकी संख्या दसियों हजार थी। इसलिए चंद्र पर्वत श्रृंखला के भीतर केवल चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों ने ही एक छोटा सा नगर बसा लिया था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पर्वत की तलहटी में कई इमारतें और सड़कें भी थीं। पर्वत की तलहटी में ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कुछ नए साधारण शिष्य रहते थे। पहाड़ की ढलान पर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कुछ पुराने शिष्य रहते थे। ये पुराने शिष्य वे थे जो 3 साल से ज्यादा समय से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में थे, लेकिन जिनकी साधना शक्ति अभी तक मार्शल सोल के स्तर तक नहीं पहुंची थी। बेशक कुछ पुराने शिष्य जिनका साधना स्तर मार्शल सोल स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन जिनकी प्रतिभा उनकी उम्र के कारण असाधारण नहीं थी, और जो सीधे शिष्य नहीं बन सकते थे और जो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, वे भी प्रशिक्षण जारी रखने के लिए चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में रह सकते थे। उन्हें हर महीने पुराने शिष्यों के समान ही साधना संसाधन और उपचार प्राप्त होगा। इस रिश्ते के कारण कई पुराने शिष्य जो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को स्वतंत्र रूप से छोड़ने की क्षमता प्राप्त कर चुके थे, फिर भी वहीं रहने का विकल्प चुनते थे। आखिरकार खाने पीने और साधना के संसाधनों से युक्त जगह ढूंढना आसान नहीं था। बेशक ये शिष्यों की एक छोटी संख्या ही थी। ज्यादातर शिष्य प्रत्यक्ष शिष्य बनने और एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त करने में असफल होने के बाद बाहरी दुनिया में जाकर खुद को संयमित करने का विकल्प चुनते थे और दूसरा रास्ता चुनते थे, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के क्षेत्र में किसी कस्बे या शहर के स्वामी के रूप में सेवा करना। ये भी एक अच्छा विकल्प था। वांग मिंग्यू की तरह सतीश भी मूल रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की एक साधारण शिष्या थी। हालांकि वह प्रत्यक्ष शिष्या नहीं थी, फिर भी संयोगवश वह धुंध शहर की नगर प्रभु और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बाहर एक बुजुर्ग बन गई, जो एक प्रत्यक्ष शिष्या से बहुत कमतर नहीं थी। और पर्वत शिखरों पर या चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र के पास कुछ छोटी चोटियों पर संप्रदाय के सभी प्रत्यक्ष शिष्यों और वरिष्ठों के निवास थे। ये कहा जा सकता है कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भी अलग अलग पद थे। सर्वोच्च पद निस्संदेह संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्यों का था। सामान्य शिष्यों को, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, प्रत्यक्ष शिष्यों को आदरपूर्वक वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ बहन कहकर संबोधित करना होता था। पहाड़ की तलहटी में चहल पहल भरी गलियों में बहुत से लोग थे। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के नीचे का इलाका किसी छोटे शहर जैसा लग रहा था। गलियों और आसपास के इलाकों में विक्रेता और दुकानें भी थीं, जो तरह तरह की साधना सामग्री, कपड़े, गहने और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए रूज और पाउडर भी बेच रही थीं। बहन देवांशी, इसे देखो, क्या ये सुंदर है। सड़क पर कई आकर्षक आकृतियां दिखाई दी, जिन्होंने तुरंत आसपास के कई युवकों की उत्सुक निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक सुंदर और असाधारण युवती ने अपने सामने एक दुकान से एक महलनुमा पोशाक उठाई और उसकी तुलना करते हुए कहा, वह खुशी है। इस समय दुकान में 3 और सुंदर आकृतियां मौजूद थीं। एक के बाल स्याह काले थे और उसने लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके सुंदर शरीर को उभार रही थी। उसने अपनी गोरी कलाई पर एक सुंदर कंगन पहना हुआ था। उसका पहनावा ज्यादा भव्य नहीं था, लेकिन उसमें से एक सूक्ष्म रूप से शान और कुलीनता झलक रही थी, जिससे वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वह देवांशी थी, जिसकी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायियों के बीच हमेशा से अच्छी प्रतिष्ठा रही थी। वहां लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की भी थी, जो नौकरानी जैसे कपड़े पहने थी। उसकी पतली भौहों के नीचे शुद्ध नीली आंखें चमक रही थीं। हल्के रंग की एक लंबी पोशाक, जो बिल्कुल भी भड़कीली नहीं थी, उसके सुडौल शरीर को और भी उभार रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि खुशी की नौकरानी छाया थी। आखिरी महिला ने एक चुस्त पोशाक पहनी हुई थी जो उसके युवा और आकर्षक शरीर को उभार रही थी। वह लगभग 17 या 18 साल की थी। उसके लंबे सीधे काले बाल उसके कंधों पर झरने की तरह स्वाभाविक रूप से झर रहे थे। वह एक पूर्ण सौंदर्य थी। उसके रूप में 3 भाग पवित्रता, 3 भाग सुंदरता, 3 भाग आकर्षण और 1 भाग मोहकता थी। यह महिला अब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक लोकप्रिय हस्ती प्रतिमा थी। एक द्वितत्व मार्शल कलाकार के रूप में उसकी पहचान और एक प्रत्यक्ष शिष्य होने के कारण चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में उसके कई प्रशंसक थे। जैसे ही ये 4 महिलाएं दुकान में आईं, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई अनुयायी तुरंत बाहर इकट्ठा हो गए, एक झलक पाने के लिए होड़ में, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सभी प्रत्यक्ष शिष्य थे और साधारण शिष्य उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक अलिखित नियम था, अगर कोई प्रत्यक्ष शिष्य किसी साधारण शिष्य की हत्या कर देता तो उसे ज्यादा से ज्यादा फटकार मिलती और कोई खास समस्या नहीं होती। जहां तक किसी साधारण शिष्य द्वारा किसी प्रत्यक्ष शिष्य की हत्या का प्रश्न है, तो उसका पूरा परिवार दोषी ठहराया जाता था और गंभीर मामलों में पूरे परिवार को मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय हमेशा प्रत्यक्ष शिष्यों को बहुत महत्व देता था। हालांकि दूसरी ओर यह असंभव था कि किसी साधारण शिष्य में किसी प्रत्यक्ष शिष्य को मारने की शक्ति हो। प्रत्यक्ष शिष्यों की शक्ति सामान्य शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक थी। प्रत्यक्ष शिष्य होने के नाते किसके पास तुरुप के पत्ते नहीं थे।
किसी साधारण शिष्य के लिए किसी प्रत्यक्ष शिष्य की हत्या करना असंभव था, कम से कम अब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। खुशी, हमें वापस जाना चाहिए। हमने वो सब कुछ खरीद लिया है जो हमें खरीदना था। चलो पहले वापस चलते हैं और साधना करते हैं, देवांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बहन देवांशी, आप सचमुच साधना की दीवानी हैं। मुझे लगता है कि सभी शिष्यों में आप साधना में सबसे ज्यादा मेहनती हैं, प्रतिमा ने कहा। हालांकि प्रतिमा का अपनी बहन यांगमेई के कारण देवांशी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, फिर भी देवांशी के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। अगर मैं थोड़ा ज्यादा मेहनती न हूं तो मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूं? तुम एक द्वितत्व मार्शल कलाकार हो। जब तुम मार्शल सोल स्तर पर पहुंचोगे और आंतरिक कोर बना लोगे तो तुम्हारी साधना की गति और भी तेज हो जाएगी और तुम्हारी शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी, देवांशी ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा। उसकी मनमोहक मुस्कान ने बाहर खड़े कई शिष्यों को भावशून्य दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ हटो, दुकान के बाहर भीड़ से एक धीमी आवाज आई और फिर अच्छे कपड़े पहने कई युवक वहां आए। सबके चेहरे पर घमंड था। नमस्कार वरिष्ठ भाइयों। आसपास के शिष्य तुरंत झुक गए, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो वे उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, और वे जल्दी से पीछे हट गए। जूनियर सिस्टर देवांशी, जूनियर सिस्टर प्रतिमा, जूनियर सिस्टर खुशी, क्या संयोग है। मैं आपको भी यहाँ देख सकता हूँ। अच्छे कपड़े पहने कई युवक दुकान में आए, उनकी आंखें तीनों महिलाओं को बेतहाशा घूर रही थीं, लगभग लार टपक रही थी। बहन देवांशी, मेरा अब मूड नहीं है। चलो वापस चलते हैं। खुशी ने अच्छे कपड़े पहने कई युवकों की ओर देखा, उसकी आंखों में घृणा झलक रही थी। चलो चलें। देवांशी की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई और महिलाएं तुरंत दुकान छोड़ने के लिए तैयार हो गईं। तीनों छोटी बहनें, क्या हम साथ साथ चलें? सफ़ेद और सुंदर कपड़ों में आगे चल रहे युवक ने तुरंत महिलाओं का रास्ता रोक दिया। वरिष्ठ भाई जाओ, बेहतर होगा कि आप एक तरफ हट जाएं। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हम आपसे लड़ें? अगर हमने बड़ों को खबर दे दी तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, प्रतिमा ने उदास भाव से कहा। चूंकि तीनों जूनियर बहनें वापस जाने की जल्दी में हैं, इसलिए आपको रोकना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। सफ़ेद और सुंदर कपड़ों में युवक का चेहरा 2 बार हिला और फिर वह आगे बढ़ गया। चारों महिलाएं उदासीनता से दुकान से बाहर चली गईं, तथा पीछे कुछ युवक अच्छे कपड़े पहने और बदसूरत चेहरे वाले दिखाई दे रहे थे। वरिष्ठ भाई जाओ, ये लड़कियां आपको कोई सम्मान नहीं देती, सफ़ेद अच्छे कपड़े वाले युवक के बगल में नीले कपड़े वाले एक युवक ने धीरे से कहा। ये लड़कियां साधारण नहीं हैं। आसपास कुछ चाचाओं की मौजूदगी में हम उन्हें भड़का नहीं सकते, लेकिन एक दिन मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सफ़ेद और बढ़िया कपड़ों वाले युवक ने एक कामुक मुस्कान बिखेरी। 5 दिन बाद अथर्व ने साधना करना बंद कर दिया और उसकी आंखों के सामने एक सतत पर्वत श्रृंखला प्रकट हुई। ये पर्वत श्रृंखला विशाल और अविरल थी। राजसी पहाड़ों के नीचे बादलों का एक ऊंचा शिखर था। चट्टानें चमक रही थीं और पहाड़ हरे भरे थे, जिनके नीचे बारीक नक्काशीदार छतरियों वाले महलनुमा भवनों का एक समूह छिपा हुआ था। घनी चोटियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, मानो कोई घुमावदार और चक्कर लगाता विशाल अजगर पूरी विशाल पर्वत श्रृंखला को घेरे हुए हो। कुल मिलाकर पर्वत श्रृंखला के भीतर अजीबोगरीब पहाड़ ऊंचे खड़े थे और पहाड़ लगातार फैले हुए थे, हरे भरे और ढलानदार। ऊपर से नीचे देखने पर बादलों और धुंध का नजारा था। आखिरकार आ ही गया, अथर्व ने अपने दिल से एक बासी सांस छोड़ी। उसके दृढ़ चेहरे पर मुस्कान आ गई। ज्यादा देर नहीं हुई जब वह देवांशी को देख पाया। उसने अंदाजा लगाया कि वह ये देखकर बहुत खुश होगी कि वह मरा नहीं है। उनकी आखिरी मुलाकात को 1.5 साल हो गया था और उसे नहीं पता था कि वह कैसी है। हिम सिंह, चलो नीचे चलते हैं, अथर्व ने आकाश पंख वाले हिम सिंह से कहा। हुश हुश। आकाश पंख वाले हिम सिंह ने अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे उतरा, फिर पर्वत श्रृंखला के बाहर बहुत दूर उतरा। अब जब वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंच गया था तो वह आकाश पंख वाले हिम सिंह को बेतहाशा अंदर नहीं आने दे सकता था। पैदल ही अंदर जाना बेहतर था और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय बहुत बड़ा था और वह उससे परिचित नहीं था, इसलिए वह उस जगह को ढूंढ नहीं पाता। आकाश पंखों वाला हिमसिंह एक पहाड़ की चोटी पर उतरा और फिर अथर्व ने उसे अंतरिक्षीय पशु थैली में डाल दिया। वह इतने बड़े राक्षसी पशु को चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में नहीं ला सकता था। जहां तक छोटू की बात है, अथर्व ने छोटू को अपनी आस्तीन में ही रहने दिया ताकि फिलहाल ध्यान आकर्षित न हो। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अथर्व थोड़ी घबराहट के साथ आगे की पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा। 1.5 साल भटकने के बाद वह आखिरकार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंच गया था। हुश हुश। आगे एक पहाड़ी घाटी के प्रवेश द्वार पर जैसे ही अथर्व प्रकट हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां तुरंत उछलकर उसके सामने प्रकट हुईं। उन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में से प्रत्येक के हाथ में तलवारें, भाले और करधनी जैसे हथियार थे। उन सभी की उम्र लगभग 20 वर्ष आंकी गई थी और आभा के संदर्भ में वे सभी अप्रत्याशित रूप से मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच गए थे।
नेता एक युवा व्यक्ति था जिसने काले लंबे वस्त्र पहने थे, छोटे बाल और बड़ी आंखें थीं, और उसका शरीर थोड़ा भरा हुआ था। उसका साधना स्तर सबसे मजबूत था क्योंकि वह मार्शल मास्टर के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। बाकी सभी मार्शल मास्टर के पहले स्तर पर थे और 2 मार्शल मास्टर के दूसरे स्तर पर थे। तुम कौन हो? ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय है। बाहरी लोगों, जल्दी से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें बिना दया के मार दिया जाएगा, काले लंबे वस्त्र में अग्रणी युवक ने कहा। क्या आप सभी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी हैं? अथर्व ने इन लोगों की उपस्थिति पहले ही देख ली थी। पहाड़ी घाटी के बाद चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई अनुयायी भी थे। ऐसा लग रहा था कि वे उस इलाके में गश्त कर रहे थे। बिल्कुल, काले लंबे लबादे वाले युवक ने अथर्व को आंकते हुए उत्तर दिया। तो ये सही है, मैं भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य हूँ। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए ज़ेड टोकन निकाला जो एल्डर वाइट ब्रॉस ने उसे वसंत टाउन में दिया था। क्या आप चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी हैं? मैंने आपको क्यों नहीं देखा? प्रमुख युवक ने अथर्व के हाथ से ज़ेड टोकन लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी, लेकिन ज़ेड टोकन वास्तव में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की एक वस्तु थी। अथर्व, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या तुम सचमुच चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायी हो? प्रमुख युवक अथर्व को घूरने लगा। ज़ेड टोकन पर अथर्व का नाम भी था, लेकिन युवक को ऐसा लग रहा था कि उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में अथर्व को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे शक हुआ। अथर्व ने कहा, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मैं अब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आ रहा हूँ। मुझे 1.5 साल पहले आना चाहिए था। आपका ज़ेड टोकन असली है, इसलिए कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हमें बड़ों से निर्देश लेने की आवश्यकता है, प्रमुख युवक ने अथर्व से कहा। कोई बात नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा, अथर्व हल्के से मुस्कुराया। चूंकि वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहले ही पहुंच चुका था, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अग्रणी युवक ने अथर्व का ज़ेड टोकन लिया और पहाड़ी घाटी में प्रवेश किया और आसपास के युवकों को निर्देश दिया कि वे जाने से पहले अथर्व पर नजर रखें। एक विशाल आंगन में एक मध्यम आयु वर्ग का हट्टा कट्टा लंबा लबादा पहने धीरे धीरे आंगन के बाहर से निकला। ये व्यक्ति कुछ हद तक आकर्षक था क्योंकि उसकी बाहें बिल्कुल सफ़ेद थीं। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर वाइट ब्रॉस थे, जो अथर्व और अन्य लोगों को वसंत कस्बे से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तक ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। क्योंकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से लाए गए सभी लोग प्रत्यक्ष शिष्य बन गए, साथ ही मिस्टी पर्वत श्रृंखला से एक खजाना, स्वर्गीय रेशम कीट कवच वापस लाने के कारण चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एल्डर वाइट ब्रोस की स्थिति भी काफ़ी बढ़ गई। बुजुर्ग भास्कर, काली कमीज पहने एक युवक तेजी से वाइट ब्रॉस के पास आया और झुककर प्रणाम किया। प्रीतु, इतनी जल्दी क्या है? आज तो तुम्हारी टीम को बाहर गश्त करनी चाहिए थी, तुम वापस क्यों आए हो? वाइट ब्रॉस ने काली कमीज वाले युवक की तरफ देखा और कहा। बड़े भाई, गश्त करते समय हमें एक अजीब चीज़ का सामना करना पड़ा और हम बड़े से निर्देश मांगने आए हैं, युवक ने कहा। हम एक व्यक्ति से मिले जिसने कहा कि वह भी हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह 1.5 साल से नहीं आया था, इसलिए वह अभी आ रहा है। जब युवक ने बोलना समाप्त किया तो उसने अपने हाथ में रखा ज़ेड टोकन निकाला और उसे वाइट ब्रॉस को सौंप दिया। अथर्व, ज़ेड टोकन लेते हुए और उस पर लिखे 3 शब्दों को देखते हुए एल्डर वाइट ब्रॉस तुरंत डर गए, जिससे युवक भी चौंक गया। जल्दी बताओ, वह व्यक्ति कहाँ है? जल्दी से मुझे वहां ले चलो। काफ़ी देर बाद वाइट ब्रॉस का पूरा शरीर कांप उठा और वह जोर से चिल्लाया, जिससे पास से गुजर रहे कई शिष्य चौंक गए। बड़े भाई, वह व्यक्ति पहाड़ी द्वार के बाहर है। काली कमीज वाले युवक की बात पूरी होने से पहले ही वाइट ब्रॉस का शरीर वहां से गायब हो चुका था। उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है? बुजुर्ग भास्कर इतने घबराए हुए क्यों हैं? काली कमीज वाला युवक उलझन में अपना सिर खुजाने लगा, फिर तेजी से बाहर भाग गया। पहाड़ी घाटी के बाहर अथर्व आराम से इंतजार कर रहा था, उसे कोई जल्दी नहीं थी। लगभग 20 मिनट बाद एक आकृति पहाड़ी घाटी से बाहर निकली। अथर्व के सामने अचानक एक आकृति आ गिरी। वह व्यक्ति कुछ बेदम और उत्तेजित लग रहा था। अथर्व को देखने के बाद भी उसकी आंखों में थोड़ा सा सदमा था। नमस्कार बुजुर्ग भास्कर, आसपास के दर्जन भर शिष्यों ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। नमस्कार बुजुर्ग भास्कर, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ जल्दी से झुकते हुए कहा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग भास्कर मेई को पहचान लिया। अथर्व, ये वास्तव में आप हैं? मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। यह अच्छा है कि आप मरे नहीं हैं, बुजुर्ग भास्कर मेई ने अंततः एक पल के बाद कहा, अभी भी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे थे। अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा वापस आ पाऊंगा। जल्दी से मेरे साथ अंदर आओ और मुझे ठीक से बताओ कि तुम इस महान आपदा से कैसे बच गए। भाई मेई ने अथर्व को घाटी में खींच लिया। वह वास्तव में संप्रदाय का एक शिष्य है। बुजुर्ग भास्कर मेई इतने उत्साहित क्यों हैं? शिष्यों ने उत्सुकता से अनुमान लगाया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है?
जैसे ही वे बुजुर्ग भास्कर मेई के साथ घाटी में चले गए, अथर्व भी अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाली हर चीज से बेहद हैरान था। घाटी के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। घाटी में प्रवेश करते ही लगातार बढ़ते पहाड़ों के बीच एक विशाल समतल क्षेत्र दिखाई दिया, मानो उसे सीधे समतल कर दिया गया हो। जमीन पर लगातार इमारतें खड़ी थीं, सड़कों पर बहुत से लोग थे और काफी दुकानें थीं, जिससे ये बहुत जीवंत था। दूर दूर तक कई ऊंची पर्वत चोटियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। चारों ओर एक घुमावदार घाटी थी जो प्राकृतिक अवरोध की तरह उस क्षेत्र को घेरे हुए थी। नमस्कार बुजुर्ग भास्कर। रास्ते में कई शिष्यों ने बुजुर्ग भास्कर मेई को प्रणाम किया और उत्सुकता से अथर्व की ओर भी देखा। क्या ये चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय है? अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय वास्तव में एक जीवंत छोटे शहर जैसा दिखता था जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। रास्ते में बुजुर्ग भास्कर मेई ने भी उत्साहपूर्वक अथर्व को चीजों से परिचित कराया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में अनेक शिष्य थे। संपूर्ण यूनयान पर्वत श्रृंखला में 20,000 से अधिक शिष्य थे। ये शहर से बहुत दूर था, इसलिए साधारण शिष्यों को पहाड़ की तलहटी में दुकानें खोलने की अनुमति थी। ये दुकानें विविध प्रकार की थीं और इनमें सब कुछ उपलब्ध था, जिससे एक तरह से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की दैनिक आपूर्ति संबंधी कुछ समस्याएं हल हो गईं। हालांकि दुकान खोलना आसान नहीं था, इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता था। कुछ गलियों से गुजरने के बाद अथर्व बुजुर्ग भास्कर मेई के पीछे एक आंगन में चला गया। प्रांगण के अंदर की सजावट अत्यंत शानदार थी, लेकिन दिखावटी नहीं थी। एक छोटे से हॉल में बैठते ही बुजुर्ग भास्कर मेई ने अथर्व से पिछले 1.5 साल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में पूछना शुरू किया। अथर्व ने अभी भी सावधानी से सतीश और अन्य लोगों को जो कुछ बताया था उसका आधा हिस्सा बताया, जिससे यह उचित और तार्किक लग रहा था और बुजुर्ग भास्कर मेई को थोड़ा सा भी संदेह नहीं हुआ। जहां तक पवित्र हस्त आत्मा आदरणीय के मामले का सवाल है, अथर्व स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह किसी को नहीं बता सकता था और उड़न आत्मा संप्रदाय के बारे में कुछ भी न बताना भी बेहतर था। इसके बाद बुजुर्ग भास्कर मेई ने अथर्व को चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की कुछ स्थिति के बारे में और अथर्व के चट्टान से गिरने के बाद देवांशी की स्थिति के बारे में भी बताया। अच्छा बच्चा, तुम्हारा जीवन सचमुच बहुत बड़ा है। यह अच्छा है कि तुम नहीं मरे। अब मुझे तुम्हारे पिता को निराश करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ओह ठीक है, मैं तुरंत शास्त्री परिवार को सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगी, बुजुर्ग भास्कर मेई ने कहा। बड़ी बाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एल्डर वांग ने पहले ही किसी को भेज दिया है, अथर्व ने कहा। बड़ी बाई, क्या मैं सिस्टर देवांशी से मिल सकता हूँ? अथर्व ने पूछा। मुझे डर है कि यह अभी संभव नहीं है। देवांशी 5 दिन पहले केवल एक बार पहाड़ से नीचे आई थी और उसके लिए फिर से नीचे आना आसान नहीं है। वह अब एक मुख्य शिष्या है और हाल ही में सभी मुख्य शिष्याएं हर 15 साल में आयोजित होने वाली त्रिसंप्रदाय 4 द्वार सभा की तैयारी के लिए उत्सुकता से साधना कर रही हैं ताकि वे नीचे न आ सकें। ये संप्रदाय गुरु द्वारा निर्धारित नियम है, बुजुर्ग भास्कर मेई ने कहा। क्या बुजुर्ग भास्कर मेई कोई रास्ता सोच सकते हैं? अथर्व ने पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। वह जानता था कि देवांशी 1 साल से अधिक समय से उसके बारे में चिंतित थी और वह जल्दी से उसका मन शांत करना चाहता था। हालांकि वह तुम्हें देख नहीं सकती, फिर भी मैं जाकर उसे बता सकता हूँ। देवांशी निश्चित रूप से बहुत खुश होगी अगर उसे पता चले कि तुम मरी नहीं हो, बाई मेई ने समाप्त किया। फिर अचानक कुछ याद आया और कहा, अथर्व, तुम एक 3 तत्व मार्शल कलाकार हो। पिछली बार आपके लिए मुख्य शिष्य बनना कठिन नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना घट गई जिसके कारण आप अवसर चूक गए। जब मैं देवांशी को सूचित करने जा रहा हूं तो मैं संप्रदाय का भी दौरा करूंगा, ये देखने के लिए कि क्या मैं तुम्हें एक मुख्य शिष्य बना सकता हूं। धन्यवाद बुजुर्ग भास्कर, अथर्व ने कहा। उसके दिल में कोई जल्दबाजी महसूस नहीं हुई। वैसे भी एल्डर आशुतोष के साथ मुख्य शिष्य बनना पहले से ही कोई समस्या नहीं थी। मुख्य शिष्य बनने की एकमात्र शर्त किसी एल्डर का शिष्य बनना था और एल्डर आशुतोष ने उसे पहले ही आरक्षित कर लिया था। हाँ, आपको उस समय मूल्यांकन में भी भाग लेना होगा, तब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। फिलहाल इस अवधि के दौरान आप अस्थायी रूप से यहाँ रह सकते हैं। बुजुर्ग भास्कर मेई ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, आप आंगन संख्या 806 में रह सकते हैं। वहाँ एक खाली कमरा होगा, इसलिए आपके पास रहने के लिए जगह होगी। धन्यवाद बड़ी बाई, अथर्व ने झुककर कहा। आपके पिता और मैं पुराने परिचित हैं, इसलिए आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। बाई मेई ने अथर्व के कंधे पर थपथपाया और कहा, फिर हल्के से दरवाजे की ओर पुकारा, कोई? बुजुर्ग भास्कर, कृपया अपने निर्देश दीजिए। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक शिष्य पहले ही सम्मानपूर्वक अंदर आ चुका था। जाओ और प्रीतु को ढूंढो और उससे कहो कि मुझे उससे मिलना है, बुजुर्ग भास्कर मेई ने कहा। शिष्य तुरंत वहां से चला गया। तुरंत ही बुजुर्ग भास्कर मेई के साथ बातचीत करते हुए अथर्व को पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सामान्य समझ प्राप्त हुई। संप्रदाय में सब कुछ उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। बड़े बाई, क्या आपने मुझे बुलाया था?
एक क्षण बाद काले कपड़े पहने वह युवक जिसे अथर्व ने पहाड़ी द्वार के बाहर देखा था पहले से ही आंगन में था। प्रीतु, आप भी आंगन संख्या 806 में रहते हैं। यह अथर्व है और वह भी अभी आपके साथ रहेगा। उसे ले जाओ और सामान व्यवस्थित करो, बुजुर्ग भास्कर मेई ने काले कपड़े पहने युवक से कहा। हाँ बुजुर्ग भास्कर। प्रीतु ने अथर्व की ओर फिर से देखा। अथर्व की पृष्ठभूमि के बारे में उलझन में लग रहा था। बुजुर्ग भास्कर मेई के साथ उनका रिश्ता असामान्य लग रहा था। फिर वह अथर्व को बाई मेई के आंगन से दूर ले गया। भाई अथर्व, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में संप्रदाय के शिष्य बनेंगे। मैं पहले भी असभ्य था, कृपया बुरा मत मानिए। अब से हम एक छोटी टीम हैं। यदि आपको किसी भी चीज़ में मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कह दीजिए। ओह ठीक है, अब से मुझे प्रीतु ही कहना। भाई प्रीतु, आप बहुत दयालु हैं। अथर्व ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा कि यह प्रीतु काफ़ी उत्साही था। भाई अथर्व, वर्तमान में हमारे आंगन संख्या 806 में 4 लोग रहते हैं और आपके साथ 5 लोग रहेंगे। यहाँ सभी आंगनों में 5 लोग रहते हैं। हालांकि आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमारे आंगन संख्या 806 की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है, प्रीतु ने कहा। बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं? अथर्व उत्सुक हो गया। खैर, ये तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी आदत हो जाएगी। प्रीतु ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए आगे की इमारतों के एक बड़े समूह की ओर इशारा किया और कहा, भाई अथर्व, ये वह जगह है जहां हमारे साधारण शिष्य रहते हैं। प्रत्येक आंगन का एक नंबर होता है और उसे पुरुष और महिला क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक ओर भोजन कक्ष है और दाईं ओर प्रशिक्षण मैदान है। हर 7 दिन में बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग हमारी साधना पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रीतु द्वारा बताई गई दिशा में चलते हुए अथर्व ने इमारतों का एक घना समूह देखा। सभी छोटे छोटे आंगन थे। वे क्षेत्रफल में बड़े नहीं थे लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनकी संख्या बहुत थी। हम यहाँ हैं, यही है। प्रीतु के नेतृत्व में अथर्व एक छोटे से आंगन में पहुंचे। ये बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत साफ था। आंगन के अंदर एक छोटा सा हॉल और 5 कमरे थे। सजावट बहुत साधारण थी लेकिन स्वीकार्य थी। भाइयों, आज हमारे साथ एक नया भाई जुड़ रहा है। छोटे से हॉल में प्रीतु ने जोर से चिल्लाया। इस समय हॉल में 3 युवक मौजूद थे। सभी की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। एक नया भाई। तीनों युवकों ने तुरंत अपना सिर घुमाकर अथर्व की ओर देखा जो हॉल में चल रहा था। भाई अथर्व, मैं आपको परिचय कराता हूँ। यह शिक है, यह इराज है और यह फैजान है। पेंग चुवानिक्सियोनग ने 3 युवकों को अथर्व से मिलवाया। अथर्व की नज़र फिर तीनों युवकों पर पड़ी। उनकी ऊंचाई एक समान थी। बाईं ओर से देखने पर पहला व्यक्ति थोड़ा लंबा और सबसे अधिक मांसल था। उसने एक सफ़ेद चोगा पहना हुआ था जो थोड़ा छोटा लग रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी मांसपेशियां फटने वाली हैं। उसकी मोटी भौहें और गोल आंखें थीं और वह बिल्कुल इशिक था जिसका प्रीतु ने उल्लेख किया था। दूसरा व्यक्ति थोड़ा छोटा था। उसकी त्वचा काली थी और उसमें शक्ति का भाव था। उसकी छोटी छोटी आंखों में चतुराई झलकती थी। ये वही इराज थी जिसका उल्लेख प्रीतु ने किया था। तीसरा व्यक्ति मध्यम कद का था लेकिन उसका शरीर गोल था। वह संभवतः 1.73 से 1.75 मीटर लंबा था और उसका वजन कम से कम 250 पाउंड था। वह इतना मोटा था कि उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। ये वही फैजान थी जिसका उल्लेख प्रीतु ने किया था। यू बोकुन, इराज मासिक धर्म के आने जैसा लगता है। फैजान, स्तंभन दोष जैसा लगता है। अथर्व इन 3 लोगों के नाम सुनकर अचंभित रह गया। वह हंसना चाहता था लेकिन उसे अजीब लग रहा था। इन तीनों लोगों के नामों में वास्तव में अपनी अपनी ताकत थी। इस समय सबसे सामान्य व्यक्ति प्रीतु था। यह अथर्व है, भाई अथर्व। अब से वह हमारे साथ रहेगा, प्रीतु ने तीनों से कहा। 806 में आपका स्वागत है, तीनों ने गर्मजोशी से कहा। अथर्व ने थोड़ा मुस्कुराया, ये सोचकर कि ये कुछ लोग काफ़ी उत्साही थे। हालांकि इन 4 लोगों की ताकत केवल औसत थी। प्रीतु के अलावा, जो मार्शल मास्टर के तीसरे स्तर पर थे, अन्य 3 सभी मार्शल मास्टर के पहले स्तर पर थे। हालांकि अथर्व को यह नहीं पता था कि लगभग 20 साल की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंचना पहले से ही अच्छी प्रतिभा माना जाता है। बात बस इतनी थी कि अथर्व की अपनी साधना इस समय मार्शल मास्टर के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए उनकी नज़र में उनके शक्ति स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति औसत ही माना जाता था। ये जानना आवश्यक है कि बाहरी दुनिया में 20 वर्ष की आयु के आसपास मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था। साधारण छोटे संप्रदायों के शिष्यों में 20 वर्ष की आयु के आसपास के शिष्यों का मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था। अथर्व ने धीरे से कहा, भाइयों, अब से कृपया मेरा ख्याल रखना। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले कुछ समय तक वह इन कुछ लोगों के साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे। 5वां अध्याय यहाँ है। ज़ियाओ यू भी काम पर जाने की तैयारी कर रही है।